अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? और खुश क्यों ना होंगे, मौसम जो है इतना सर्द है, इतना मज़ेदार मौसम है, मगर उसके साथ साथ जहां कहते हैं कि थोड़ी सी नमी हो, जहां कहते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर हो, मगर मौसम जो है बहुत ड्राई है, बहुत ड्रास्टिक है, जिसकी वजह से जो है अक्सर लोग जो हैं वो बीमार भी हैं और दिल चाह रहा है कि जल्दी से बस कमरों में रहें, वार्म रहें। स्वेटर्स हमने जैकेट्स जो है वो चढ़ाई हुई हैं और हीटर का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। मगर थोड़ा सा अगर हम मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो मौसम जो है, अगर हम बलाई इलाकों का रुख करते हैं तो वहाँ मौसम बहुत ड्राई है और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और जो लोग मौसम एंजॉय करने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाहते हैं तो उनके लिए अपडेट भी है कि वो बाकायदा तौर पर ऐप्स को मॉनिटर करें और ऐप्स के जरिए ही कश्मीर और माराकंड डिवीजन या KPK का तरफ जो है वो रुख करें, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां भी हो गई हैं और बर्फबारी देखने का दिल भी कर रहा है। मगर प्लीज जरूर जाएं, मगर एहतियात बरतें, क्योंकि कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है जिसने वाकई दिल अजीब सा कर दिया है। कश्मीर के इलाके में गाड़ी जो है वो स्लिप कर गई है और लोग वहां शोर मचा रहे हैं कि भाई आगे मत जाएं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं, वाकई जहां मौसम दोबारा करने के लिए हम लोग एंजॉय करने के लिए रुख करते हैं, वहीं दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि जहां फैसिलिटीज नहीं होती और फिर आप लोग जो है एहतियात नहीं बरतते। तो अक्सर जब आप लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करें तो अपने टायर्स के अंदर चेन्स वगैरह बांध लें, या एक प्रॉपर एक तरीका होता है कि जब आपने चढ़ाई चढ़नी है तो किस अंदाज से जो है अपने आप को इक्विप्ड करना है, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी है। जब आपके बच्चे आपके साथ हैं तो बहुत सी चीज़ों को देखा जाना चाहिए और ख़ास तौर पर होटल्स की बुकिंग पहले से करा लें, क्योंकि वहाँ जाकर अगर आप समझेंगे कि आपको बुकिंग मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होता और बहुत से मुसाफिर को भी परेशानी का परेशानी भी होती है और सामना भी करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि आज हम आपको मौसम से अपडेट करें और इसके साथ साथ माहिर मौसमियात का क्या कहना है। वो ये कहते हैं कि हालिया बारिशें और बर्फबारी गुज़िश्ता 4 से 5 बरस के मौसमी मामूल के मुताबिक हैं, तहाँ मौसमी शिद्दत और तगीरात पर मुसलसल नजर रखना जरूरी है। पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल गया है, पूरी दुनिया में पैटर्न बदल गया है। जहां मौसम एक देर से आता था, कुछ महीनों के बाद आता था, वहां वो जो मौसम है, अगर हम मौसम सरमा की बात करें तो बहुत जल्द जो है वो आ चुका हुआ है। अगर टोरंटो की बात की जाए, UK की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, 4 जोन्स में जो है वो ये पूरी दुनिया जो है डिवाइड है। तो जोनल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो मौसम सरमा है उसकी लहर जो है वो जल्दी आ चुकी है। नवंबर का महीना बहुत ही मॉडरेट होता था, इतना ज़्यादा मौसम जो है प्रिडिक्टेबल नहीं होता था, मगर मौसम में जो है वो तब्दीली देखी गई है और ये नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आज हम सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, मौसम के पैटर्न से बात करेंगे, मौसम के चेंज के ऊपर बात करेंगे और क्या ये मौसम पाकिस्तान में मौसम सरमा जो है कितनी देर का रहेगा और रेंज की कितनी प्रेडिक्शंस जो है वो की जा रही हैं मैदानी इलाकों में भी। तो हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन साहब ने, तो हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, बिल्कुल ठीक। अलीमुल हसन साहब, मौसम जो है वो एकदम से ड्रास्टिकली बदला है और शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना बहुत मॉडरेट रहता था, मगर ऑब्वियसली अब दिसंबर एंड चल रहा है तो यहाँ फॉगी नाइट्स भी हैं और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। तो क्या ये पैटर्न जो है ये सेम रहेगा और कितने माह तक ऐसा रहेगा? नहीं, ये यूजुअल पैटर्न ही है हमारे यहाँ। विंटर रेंज अमूमन अर्ली दिसंबर में शुरू हो जाती है, लेकिन इस मरतबा तो पहले 2 अशरे दिसंबर के ऐसे ही गुजरे हैं। अभी ये फर्स्ट स्पेल है इस विंटर सीजन का ना। इसकी वजह से बालाई इलाकों में, पहाड़ों पे अच्छी बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी, पंजाब के मगरबी इलाके, KPK, बलूचिस्तान में भी, ग्वादर से लेके नॉर्थ बलूचिस्तान कोयटा तक जो है ना वो बारिश हुई है। हल्की बारिश कहीं थी, कहीं दरमियानी बारिश थी। तो उसकी वजह से फिजा में काफ़ी हद तक जो पोल्यूटेंट्स थे वो सेटल डाउन हुए हैं, फिजा बेहतर हुई है। और अभी आइंदा 4-5 रोज जो हैं इनमें भी हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लो होगा। शाम के वक्त जो है ठंडी हवाएं होंगी, रात के दर्जा हरारत में मजीद 1-2 डिग्री कमी होगी, लेकिन दिन में जो है धुंध का दौरानिया वो भी कम हो जाएगा, जल्दी धूप निकल आया करेगी इंशाल्लाह।
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوگ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اسموگ تو ویسے ہی تھوڑی ختم ہو چکی ہے کیونکہ جب فوگ آ جاتی ہے تو اسموگ تو آٹومیٹکلی اس کے پولوٹنٹس ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اچھا یہ جو پیٹرن ہے پوری دنیا میں چینج ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں چینج ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ٹورانٹو, یو کے, یو ایس میں سردی زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے. جہاں ٹیمپریچر ماڈریٹ ہوتا تھا وہاں مائنس میں چلا گیا ہوا ہے. تو یہ پیٹرن جو ہے پوری دنیا کا کیوں چینج ہوا ہے؟ یہ ایکچوئل جو گلوبل پیٹرنز ہیں, ویدر پیٹرنز, وہ موڈیفائی ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ونٹر تھوڑا ڈیلے ہوا ہے, لیٹ ہوا ہے, لیکن اس میں جو ایکسٹریمز ہیں نائٹ ٹیمپریچرز کی, جب بھی کوئی شدید سسٹم آتے ہیں تو ان کی جو شدت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سناریو میں. تو یہ اوورآل پورے گلوب کو بھی, ہمیں بھی متاثر کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کبھی ڈیلے ہوتا ہے تو کبھی ارلی سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے. اور ابھی آگے ہماری کمنگ 3 months کے لیے پریڈکشن جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو لیٹ سیزن میں جو ونٹر سیزن کی پیکولر جو پیٹرنز ہیں وہ آبزرو ہوں گے. ونٹر رینز بھی تھوڑا ڈیلے ہوں گی اور سنو فال بھی ڈیلے بھی ہوگی اور گزشتہ سالوں کی نسبت قدرے کم بھی ہوگی. جی اچھا کم ہوگی. تو یہ جو سلسلہ ہے موسم سرما کا یہ فروری تک جائے گا؟ ہاں جی بالکل, فروری کے مڈ تک تو ہمارا ونٹر سیزن ہے نا, دسمبر سے فروری کے مڈ تک. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں اینڈ فروری تک بھی جو ہے نا دھند کا سلسلہ بھی آبزرو ہوتا ہے اور بارشیں بھی, اور ونٹر سیزن بھی پرولونگ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علیم الحسن صاحب, پاکستان کی بات کریں تو کے پی جو ہے, بلوچستان جو ہے اور کشمیر کا علاقے میں جو ہے برف باری کا سلسلہ جاری ہے, تو یہ کب تک جاری رہے گا؟ نہیں, ابھی تو ہمارے اکثر علاقوں سے تقریباً جو ویدر سسٹم تھا وہ نکل چکا ہے. صرف جی بی کے کچھ علاقے کشمیر سائڈ پہ ابھی اس کی کچھ باقیات باقی ہیں. تو یہ آج رات تک انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر آگے دوبارہ سے 28 کو 27-28 میں کچھ بادل آئیں گے اور بالائی علاقوں میں پھر مزید برفباری جو ہے نا وہ ہلکی شدت کی ہوگی. لیکن اس میں اتنا زیادہ وہ پوٹینشل بھی نہیں ہے, اتنا وہ وائڈ سپریڈ بھی نہیں ہوگا سسٹم, اس کی انٹینسٹی قدرے کم ہوگی اس کی نسبت. اور صرف بالائی علاقوں اور شمال مشرقی علاقے جو کشمیر اور سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں تک وہ کنفائنڈ رہے گا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں کن علاقوں میں زیادہ بارش یا برف باری متوقع ہے؟ کیونکہ آگے چھٹیاں تو ہیں بالکل ہو گئی ہیں اور لوگ اسپیشلی نیو ایئر پہ نکلتے ہیں. یس, جیسا کہ میں نے بتایا نا, یہ ایک تو 27, 28, 29 ان دنوں میں ہے, پھر جنوری کے فرسٹ ویک میں ہے ایک سپیل, لیکن وہ اتنے انٹینسٹی کے نہیں ہیں جس طرح کا یہ سپیل گزرا ہے. اتنی انٹینسٹی کے نہیں ہیں. ہم ابھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. جیسے ہی اس کی بھی کنڈیشنز ان سسٹمز کی واضح ہوں گی, باقاعدہ عوام کو جو ہے انفارم کیا جائے گا اکارڈنگلی, جو ہے اس کی شدت اور جو دورانیہ ہوگا اور جن علاقوں کو ان کا امپیکٹ آئے گا اس کے متعلق بھی انفارم کر دیا جائے ٹھیک ہے. اچھا علیم الحسن صاحب, بلوچستان کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں بھی تو ڈرائی ویدر ہے, ہوائیں بہت زیادہ ہیں. بلوچستان میں ابھی اس سپیل سے تو اچھی خاصی گوادر میں, جیوانی میں, دال بندین, اوپر کوئٹہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ بارش ہوئی ہے. 4-5 ملی میٹر تک کی ماڈریٹ آپ کہہ سکتے ہیں بارش ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے وہاں پہ موسم بالکل ڈرائی ہے. کولڈ ونڈز ہیں کوئٹہ کی طرف بھی, اور نیچے بارخان سائڈ سے سندھ کے علاقوں کو بھی افیکٹ کریں گی وہ کولڈ ونڈز آئندہ 2-3 روز میں. ابھی ٹوٹلی ڈرائی ہے بلوچستان نا, وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو جب بلوچستان میں ونڈز کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, ہوائیں آتی ہیں, تو آٹومیٹکلی کراچی کی سائڈ پہ بھی سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو کراچی کا جو موسم ہے کہ اب لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے خوشگوار رہے گا, کیونکہ کراچی کے لوگ تو بہت کم موسم سرما انجوائے کرتے ہیں. اب کراچی کے لوگوں کے لیے تو 7-8 ڈگری یا 8-9 ڈگری جس طرح کی سپیل سے پہلے سردی پڑ رہی تھی لاہور میں, وہی ایکسٹریم سردی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو ہے ان کے ہاں یہ سپیل کی وجہ سے سی بریز چلتی رہی ہے تو ٹیمپریچر متدر رہا ہے. لیکن اب جو ہے آئندہ 2-3 روز میں ٹیمپریچرز میں وہاں پہ بھی ڈراپ ہوگا, کیونکہ نارتھ ویسٹرلی فلو وہاں پہ پہنچیں گی. کوئٹہ سائڈ کی ونڈز تو ٹیمپریچر میں 1-2 ڈگری ڈراپ ہوگا, لیکن اوورآل وہ کوئی اتنا شدید نہیں ہے وہاں پہ سسٹم کہ سردی شدت اختیار کرے گی, ایسا نہیں ہے. اچھا علیم حسن صاحب, تھوڑا سا ٹریول ایڈوائزری کے اوپر بات کریں, کیونکہ آپ ظاہر ہے محکمہ موسمیات سے وابستہ ہیں. ٹریول ایڈوائزری آپ کہاں کہاں جو جاری کر رہے ہیں, اور کیا خاص طور پہ ٹورسٹ سیاحتی لوگوں کو جو ہے وہ مقامات پہ جانے کے لیے پیغام دے رہے ہیں؟
हमारा YouTube चैनल भी है पाक मेट वेदर के नाम से, तो उस पे भी हम पाक मेट वेदर, ठीक है। जी, तो टूरिस्ट के लिए अलग से जो है वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उनके इलाकों के हिसाब से हर इलाके को इंडिविजुअली डिस्कस किया जाता है। फिर हमारी वो पाक मेट वेद PMD वेदर के नाम से भी ऐप भी है, किसान वेदर के नाम से भी ऐप है, फिर ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप चैनल्स हैं। तो ये पब्लिक को चाहिए कि वो स्पेशली हमारी वेबसाइट से लें लिंक्स वगैरह, जहाँ पे भी लेना है pmd.gov.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां से, या जो ऑथेंटिकेटेड PMD के जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे, या PMD की ऐप से वहां से इंफॉर्मेशन लें। दूसरी ऐप से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो अपडेटेड नहीं होती और फिर उसको ब्लेम करते हैं कि जी ये PMD ने प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं होता। तो हमारी जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली अपडेट होती हैं, तो वहां से आप अपडेट लेके फिर अपना टूर प्लान करें अकॉर्डिंगली। तो और ड्यूरिंग द विजिट भी अपनी अपडेट्स के मुताबिक अपनी प्लानिंग करते रहें। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि अक्सर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं जहां शदीद फॉग है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, या जहां लैंड स्लाइडिंग का खतरा है और कोई और एलिमेंट्स हैं, तो लोग जो हैं वो नॉर्मल जो भी गाड़ी मिलती है उसमें निकल जाते हैं, ये भी नहीं चेक करते क्योंकि गाड़ी इक्विप्ड है इन रस्तों पे चलने के लिए। खास तौर पे हमने देखा है जगह जगह गाड़ियां रुकी होती हैं, जगह जगह फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे उनके साथ होते हैं। आप एक बड़े एक इम्पोर्टेंट इदारे से वाबस्ता है, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए ना, हर चीज की एक स्पेशलिटी होती है। हम हेल्थ के इश्यूज के लिए देखें, हर एक बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरह ड्राइविंग भी जो है वो इन माउंटेनस एरियाज की उसकी स्पेशलिटी है, उसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट हैं। आपने स्नोफॉल एरिया में ट्रेवल करना है तो आपको स्नो चेन वगैरह लगाना पड़ती है। फिर अमूमन प्लेन एरियाज के ड्राइवर वो वहां पे सही ड्राइव नहीं कर पाते। तो इन चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए जिस इलाके में जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको मद्देनजर रखें। अगर माउंटेनस एरियाज में आपने स्नोफॉल को देखना है तो आपको गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो हैवी हो, मूव कर सके इजीली, और उसके साथ टायर्स पे जो स्नो चेन्स वगैरह लगाते हैं वो भी हो, ताकि आप ट्रैफिक में ना स्टक खुद हों और ना अपने लिए परेशानी का बायस बने, ना दूसरों के लिए परेशानी का बायस बने। क्योंकि रोड्स इतने खुले नहीं होते, माउंटेनस एरियाज में तंग होते हैं। अगर एक आध ट्रैफिक में फंस जाए तो पीछे सारा रास्ता ब्लॉक हो गया। बेशक, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन साहब। आज जो बात की है वाकई बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, बिकॉज बात ये भी है कि ट्रैवल ज़रूर करें, और ज़ाहिर है हर ख़ानदान को खुशी होती है या हर फैमिली को खुशी होती है जब अपने बच्चों के साथ जो है कोई भी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। मगर एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ एक पूरा ख़ानदान वाबस्ता होता है। और बिल्कुल ट्रैवल एडवाइजरी आप लोग ज़रूर देखें, और जैसा कि आपको बताया गया है कि जिस जगह आप जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप इक्विप्ड है, आपकी गाड़ी इक्विप्ड है, आपके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल है, आपके पास स्नो चेन्स हैं, आपके पास वार्म क्लोथ्स हैं, और आपके पास प्रॉपर बुकिंग्स हैं जहां आप जा रहे हैं। तो फिर देख के आप ट्रैवल करें और फिर इस मौसम को एंजॉय करें, आगे आने वाले दिनों को एंजॉय करें और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस करें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी बावकार और बाहिम्मत खातून से जिन्होंने अबलाग में समाजी कामों में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अगर हम बात करें उनकी स्टैट्स के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, तो उन्होंने बरतानवी मुसल्लह अफवाज में एजाजी खिदमात के ज़रिए ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी का नाम भी रोशन किया है। और अगर हम मज़ीद उनके करियर के ऊपर बात करें तो उन्हें बेसिकली रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स और रॉयल नेवी में वो पहली पाकिस्तानी कप्तान भी थी, और उनको OBE का भी एजाज़ जो है वो हासिल हुआ है। और उसके साथ साथ उनकी कंट्रीब्यूशन हर शोबे में बहुत ज़्यादा है, और वो मुस्लिम विमेन एजुकेशन के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम IT की फील्ड के ऊपर बात करें तो उनका नाम भी सर फेहरिस्त है। आज वो रॉयल एयरफोर्स की ज़ाती
इत्तेहादी सदर, रॉयल नेवी की इजाज़ी कप्तान और रॉयल नेवी क्रिकेट की नायब सदर और कई बैनुल-अक़वामी इदारों की सरपरस्त और मुशीर भी हैं और उनका ब्रॉडकास्ट करियर भी हमारे सामने मौजूद है। तो मैं वेलकम करती हूँ दुर्दाना अंसारी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक दुर्दाना साहिबा, आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद ऑल द क्रेडिबिलिटी यू हैव। देयर वाज सो मच बट यू नो कुछ ना कुछ रह जाए तो माजरत है। नहीं नहीं, आई एम सो सरप्राइज्ड एंड आई एम सो really taken aback the way you have introduced me. So बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। दुर्दाना साहिबा, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा जर्नी, एक जर्नलिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यू बीन वर्किंग फॉर द मुस्लिम गर्ल्स एज वेल, यू बीन credited with such a big awards as well, और उसके साथ साथ कप्तान नेवी एंड एयर फोर्स with the British government you've been working, इतना कुछ आपने कैसे हासिल कर लिया? और फिर पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान से भी प्यार है। असल में क्या होता है कि आपने जो ये लास्ट बात कही है कि पाकिस्तानी भी है और पाकिस्तान से प्यार है, देखिए जिस जगह आपकी नश्व-नुमा उस तरह से होती है, बचपन में आपकी पैदाइश होती है, आपका उससे उस सरजमीन से ताल्लुक होता है, मैं नहीं समझती कि वो आपकी जिंदगी से या आपकी शख्सियत से कभी भी वो अलग हो सकता है या होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हमेशा एक एडवोकेट रही हूं मैं, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए आप, जब क्रिकेट टीम का मैच हो रहा होता है तो आपके दिल जो है इस बुरी तरह से धड़क रहे होते हैं और मर रहे होते हैं जब पाकिस्तानी खेल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालिद का ये कहना, कुछ चाहे खुद कुछ पाकिस्तान को कुछ कह ले, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स कहेगा तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी। ऐसा ही है। तो इस तरह से है, और बाकी काम अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है। हम लोगों को इंसान की हैसियत से उनको पहचानना जो है वो है बात, कि आपके सामने प्लेट रखे रख दी जाती है, अब आप उसको किस तरह से खाते हैं, किस तरह से आपकी एटिकेट्स कैसे हैं, ये सब अल्लाह ताला ने आप पर इंसानी जो अशरफुल मखलूकात कहलाती है, अपना जहन और अपनी सोच और अपना दिल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से है कि हम जो गलत काम होता है वो कहते हैं अल्लाह ने खराब कर दिया, अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं भाई अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। तो अपने ऊपर भी एक जमाई एक यकीन रखना जो है वो बेइंतहा जरूरी है ना। बिल्कुल। तो दाना जी, ये बीबीसी से सफर का आगाज होकर कहां तक पहुंचा है, एंड व्हाट्स नेक्स्ट इन योर बकेट लिस्ट, वी वुड लव टू नो अबाउट इट। अपने आप शुरू करें कि आप कहां से शुरू हुई और क्या क्या सोचा और फिर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए आपकी जिंदगी में। असल में तुम्हें बताऊं, मैं आज एक बीबीसी में एक खबर आई है, एन मेरी एक औरत थी जो 1803 में गालिबन पैदा हुई थी। वो औरत जो थी वहां की, वो गुलामी में गुजारा उसने वक्त, और किस तरह से वो अपने आप को वहां से 17 साल तक वो उस तकलीफ में रहती रही, तकलीफ उठाती रही। उसके बाद उसने अपने वो जो तमाम सलाखें थी वो किस तरह से तोड़ी, और किस तरह जंगलों से होती हुई कहां से वो उस जमाने में, तसव्वुर कीजिए कि कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के किस तरह से वो जंगलों में गुजरती हुई और वो किसी शिप पे चढ़ी और वो आके बर्तानिया पहुंच गई। और आज उसका खबर जो आई कि उसका स्टैचू जो है वो इरेक्ट किया गया है ब्रॉन्ज का, समवेयर इन नॉर्थ इंग्लैंड, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। नाइस। पहुंच गई थी, खुदा ना करे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है ना, आपके अंदर की खुद साख्ता जो सलाखें होती हैं ना, जब तक आप उनके पीछे रहते हैं आपको अंदाजा नहीं होता है, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप ताजा हवा में सांस ले सकें। तो जिस शख्स के अंदर ये चीज और जिस शख्स के अंदर नहीं भी है, जो हमने अपनी सलाखें खुद बनाई हुई होती हैं, और हमें अक्सर ये होता है कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया, इसलिए कि हमारी एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है। उस एनवायरनमेंट को अगर आप जब तक नजरअंदाज करना आसान नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पैसा नहीं है, उस तरह से ट्रैफिक का ये हाल है, हालात ऐसे हैं, वो तमाम हालात को देखते हुए आप एन मैरी को देखिए कि वो क्या हमसे बेहतर
راہوں میں رہی ہوگی, علاقوں میں رہی ہوگی جتنا سے ظلم و ستم ہوئے ان پہ, تو کیا ہے ہم ہر وقت اپنے آپ کو اس قدر نیچا دکھاتے ہیں. اب دنیا میں پاکستان کہیں کوئی نام آتا ہے, کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے. جب ہم خود, میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ بات, کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو کنونس نہیں کریں گے کہ ہم, دیکھیے قائد اعظم کی یوم پیدائش آنے والی ہے پرسوں, مسیحی بھائی جو ہیں وہ اپنی کرسمس منا رہے ہیں آج, کل ان کا کرسمس ایو ہے پرسوں. ہم سوچتے کلیکٹیولی کیوں نہیں سوچتے, میں میری کرسمس بھی کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور جو لوگ کرسمس منا رہے ہیں ان کو سب کو مبارک ہو, نیا سال آنے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہر ہے. شخص اپنے مینیفیسٹو مناتا ہے کہ یہ کریں گے, یہ ایجنڈا ہوگا. میں ایسا نہیں سوچتی کہ اس سال میں یہ کروں گی, اس سال میری لسٹ یہ ہے, میں کرتی چلی جاتی ہوں. اور میں نہیں, آپ کے ساتھ whatever comes in your way you find it really, you know, you love to do it. That's really good. اچھا, تو پھر صحافت کا جو جرنی تھا, that was difficult journey I think. It was a very difficult journey in the sense that I had no idea that I was going to be appointed in the World Service BBC. آپ ایک گھر سے جہاں آپ کو انوائرمنٹ کا اندازہ نہیں ہے, زبان کا اتنا اندازہ نہیں, کلچر کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو ہوا کا اندازہ نہیں ہے, اور آپ کو کوئی فون آتا ہے کہ آپ بی بی سی آ جائیے, کیونکہ میری آواز اچھی تھی اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ بلایا گیا. میں چلی تو گئی, بہت گھبرائی بھی, 1985 کی بات ہے, 8 مارچ کی. تو میں چلی گئی وہاں, پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی ایسا ہے کہ آپ پھر آ جائیے, پھر آ جائیے. پھر ان لوگوں نے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے میری آواز کو دیکھ کے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھئی آج آپ یہ خبر پڑھ دیجئے, آج یہ خبر. بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ میں اس انوائرمنٹ میں, کیا کہتے ہیں, وہ جذب ہوتی گئی, رچ بچ گئی آپ. جذب ہونا اور اپنے آپ کو دل و جان سے اس انوائرمنٹ میں جب آپ سمجھے کہ بس یہ میری دنیا ہے, پھر اس کے بعد میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. میرے بچے ہیں, 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ان کو بھی مجھے فکر تھی کہ بچے جو ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں, کسی بھی باہر کے ملک میں رہتے ہیں, نہ وہ پاکستانی رہتے ہیں, نہ وہ وہاں کی تربیت جو ہے, میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ریپیٹ ہوں کسی طرح سے بھی. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز بتائی ہے, نہ وہ پاکستانی رہتے ہیں, نہ وہ ویسٹرن کلچر کا حصہ رہتے ہیں, وہ ایک بہت ہی کنفیوز پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ دانا جی کی بتائیے گا کہ جو OBE اعزاز ملنے کا جو لمحہ تھا وہ کیا تھا, اینڈ واٹ از OBE؟ OBE is Order of the British Empire. آپ اسے گوگل بھی کر سکتے ہیں. میرے وہم و گمان میں بھی OBE کا کوئی تصور نہیں تھا. بی بی سی کے بعد میں بی بی سی کی لینگویجز سروس سے میں گئی ہوں انگریزی سروس میں. وہاں 9/11 ہوا, آپ کا کام بہت بڑھ گیا, سب کچھ ہوا. میں ارتھ کوئک میں کام کر رہی تھی, یہاں ہیلی کاپٹر سے اترنا چڑھنا روز کا کام, اور جا کے اتنی اموات دیکھنا, اس قدر ڈیزاسٹر دیکھنا. تو میں نے دل میں میرے خواہش ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے میری راہ بنا دے کہ جس میں میں دنیا کی مدد کر سکوں, کچھ کر سکوں. اور آپ یقین کیجئے کہ میں کوئی 2 ہفتے لگے اس بات کے بعد کہ مجھے ایک خط آیا کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ وہ 7/7 بومنگ کے بعد ان کو ایک مسلم, پاورفل مسلم عورت کی ضرورت تھی جو ایک پروجیکٹ کو آگے بڑھا سکے, جس میں انگریزی, IT اور کلچرل ایکٹیویٹیز کی تعلیم دینے کی بات تھی, صرف 100 عورتوں کو. وہ بڑھتے بڑھتے میرے پروجیکٹ نے, میں نہیں کہوں گی میں نے خود نہیں یہ چیز کی ہے, میرے ہاں میں I was heading the project. لیکن کیا ہے وہی بات کہ دل جمعی سے جب آپ کو چیلنجز آتے ہیں, اچھا یہ کرنا ہے. میں تو ایک براڈ کاسٹر تھی, وہ کرتے کرتے وہ 9,000 سے زیادہ خواتین ہو گئی کوئی 7-8 سال میں. ایک بات ضرور کہوں گی کہ بڑی بڑی چیزیں بڑے پیمانے پہ شروع کرتے ہیں, لیکن سسٹینیبلٹی جو ہے اس میں جب تک آپ اپنے آپ کو کام کو آگے بڑھاتے نہیں رہیں گے وہ کام ٹھپ ہو جائے گا. یہ کرتے کرتے خط آیا میرے پاس ملکہ ایلزابتھ کی طرف سے کہ بھائی مجھے جو ہے نامینیٹ کیا گیا تھا کہ میں جو آرڈر آف دا, اب مجھے یہی پتہ نہیں کہ OBE کا مطلب کیا ہے, آرڈر آف دا برٹش ایمپائر کیا. تو جس دن میں محل میں بلائی گئی, آپ کو بالکل ایسا لگا جیسے کوئی فیری ٹیل کو سنڈریلا جو ہے, میں غرارہ پہنی ہوئی اپنی محل کی سیڑھیوں پر سرخ رنگ کی چڑھ رہی ہوں, اور ملکہ برطانیہ نے جب
मेरी आंखों में या मैंने उनकी आंखों में देखा और उन्होंने हाथ बढ़ा के मुझसे कहा कि well done Dodana and thank you very much for coming to this country and thank you very much for helping our communities. आप यकीन कीजिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था. All I said thank you ma'am. और उन्होंने मेरे, आज मैंने वो बैज नहीं लगाया हुआ, भूल गई मैं, लेकिन ये कि उन्होंने जब मेरे वो बैज लगाया तो मेरी दुनिया बदल गई. It was all the contribution you did it. बिल्कुल ऐसा ही है. थोड़ा सा मुझे रॉयल नेवी के ऊपर भी बताएं और आप एजाजी कप्तान के बाद जब आपके पास, मुझे नहीं पता कितना वक्त है, हाँ. लेकिन फिर इसी तरह से मेरे पास एक और खत आया कुछ अरसे के बाद, काफी अरसे के बाद. उसमें लिखा हुआ था, फर्स्ट सी लॉर्ड सर फिलिप जोन्स लिखते हैं कि मैं क्वीन के पास जा रहा हूँ उनकी कंसेंट लेने के लिए, क्या आप मुझे अपनी कंसेंट देंगी कि हम आपको पहली मुस्लिम एवर इन द वर्ल्ड टू बिकम द ऑनरी लेफ्टिनेंट कमांडर. मैं उस खत को भी देखती रही और मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे, मेरा तो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है. खैर उसके बाद साहब हम कोई जेम्स बॉन्ड की तरह बन गए, हमारे इधर असिस्टेंट उधर और हमारे कोई 9-10 किस्म के यूनिफॉर्म. फिर मुझे दूर दराज समंदरों में जाना पड़ा, मैं सबमरीन में गई और कहाँ नहीं. उस रॉयल नेवी ने मुझे एजाज बख्शा है कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं. उसने मेरा खौफ और खतर, जब मैं बाहर जहाज से ऊपर पूरे अंधेरे में उतारी गई नीचे बहुत टर्बुलेंट वाटर्स में इन आयरिश सी फ्रॉम HMS Argyle and I thought that's it, I'm dead. और उस दिन मैंने सोचा कि दुर्दाना आंखें बंद करके मत बैठो. मैंने आंखें खोली कि ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने जन्नत का नजारा देखा है. नाउजुबिल्लाह मैं ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने आंखें खोल के मुझे ना खौफ रहा ना खतर रहा कि वो लहरें ऐसी थी जैसे रॉक्स आके आपको लग रही होती हैं. वहां से जब मैं साहिल पे आई हूँ तो क्या होता है, अपने आप को आप रिसर्च करें. जैसे आप माशाल्लाह आज रिसर्च करके आई हैं प्रोग्राम में. हम जर्नलिस्ट होते हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं, अपना काम पूरी सोच विचार के साथ कीजिए. और मैं नहीं कह रही हूँ कि परफेक्ट हो जाइए, लेकिन अपनी वो जंजीरें तोड़िए और ये मत समझिए कि बस मैं ही मैं हूँ. हम्बलनेस, इट इज सो इसेंशियल कि आपने ये सोच लिया कि बस जी आज तो मेरा, जितने आपके पास एजाजात आएंगे, जितने आपको तमगे मिलेंगे, मैं समझती हूँ कि आपको मजीद झुक जाना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है. अच्छा, इतनी ब्रेवरी, आई लिस्निंग योर थिंग्स, आई वुड लव you to be with us in the show ताकि हम आमने सामने बैठ के कुछ सीख सकें. such a motivation for all the women out there. तो इतनी बहादुरी, इतना कुछ, और फिर फैमिली लाइफ के साथ साथ आपने कैसे चीज़ें क्योंकि इवॉल्व की, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यू बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. वहाँ फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान जो एक गैप है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है. तो थोड़ी सी मोटिवेशनल स्किल्स में चाहूँगी कि आप बता सकें कि आपने ये गैप कैसे ख़त्म किया. देखिए, आप सोचते नहीं कि मैं ये गैप ख़त्म कर रही हूँ, आप करते चले जाते हैं. मैं नाइट ड्यूटी करके आती थी BBC से, मैं 4 घंटे सोती थी. मुझे ये फिक्र होती थी बच्चा मेरा स्कूल वक्त पर पहुंच जाए. मुझे इस चीज की, मैं पाकिस्तान से रिलेट करती हूँ या जो भी हम लोग, कि हम रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं हैं, सुबह जल्दी जागते नहीं हैं. आप 5 बजे कहिए, 5 बजे तैयार है, लेकिन जहाँ कौमें, ठीक है मैं मानती हूँ यहाँ गर्मी है, गर्म मुल्क है, जो गर्म मुल्क ममालिक होते हैं वहां पर लोग दिन में इस तरह से काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं. बरतानिया में लोग जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप सुबह निकलिए 5:30 बजे फर्राटे भरती हुई कारें उनकी जो है वो जा रही होती हैं. क्या है, यही एक तरीका है, ये कुदरत ही एक आपके ऊपर, चिड़िया जो है वो सुबह सुबह जाग जाती है. उनसे हम क्यों नहीं सीखते किसी तरह से? तो आसान नहीं होता. बच्चों को फिर ये फिक्र होती है कि अल्लाह करे कि ये सही जगह पहुंच जाए, किसी गलत रास्ते में ना पड़ जाए. बचपन में ही कहा जाता था मगरिब के बाद बाहर ना रहो. वो क्या था, ये नहीं था कि मगरिब के बाद जो है वो कोई पता नहीं तूफान आ जाते, ऐसा नहीं था. ये बड़ों का कहना जो है. तो मेरी बेटी हार्ड ऑफ हियरिंग पैदा हुई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई. आज वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, कराटे एक्सपर्ट है माशाल्लाह. बेटा मेरा गोल्डमैन सैक्स में काम करता है. तो क्या होता है, वही
बात है ना कि वर्किंग मदर इज ऑलवेज बीन अ गिल्ट मदर बाय द सोशल नॉर्म्स एंड द सोशल प्रेशर, बट लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जा सकी वहां मैंने अपनी औलाद को भेजा, तो फिर मैं बाद में बच्चे बड़े हो गए, फिर जाके मैं यूनिवर्सिटी गई। तो जंग है, लेकिन मैं उसको जंग समझ के नहीं करती, ये चैलेंजेस हैं, इसमें आपको ना बिल्कुल आप कामयाब एक माँ हैं, एक कामयाब एक जर्नलिस्ट हैं, आप कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक कामयाब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक आवाज हैं। थैंक यू सो मच दुर्दाना अंसारी साहिबा, इफ टॉकिंग टू यू एंड वी वुड लव टू होस्ट you in our studio. It was a small session, but there are a lot of things to be covered, and we would love to know okay, what next it's coming on your way, and you are the motivation for all the girls out there. 2 महीने पहले मैं जहाज के विंग्स पे खड़ी होके 2 महीने पहले मैं हवाओं में बादलों में उड़ती भी गई हूँ। तो क्या है, कोई वक्त ये मत समझी कि बस अब वक्त गुजर गया, अभी वक्त है और हमें बहुत सा काम करना है। और हो सकता है पाकिस्तान जो है वो मुझकी सरजमीन जो है ऐसा लगता है मुझे बुला रही है, मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ करना है। थैंक यू सो मच दुर्दाना अंसारी साहिबा। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, एक पाकिस्तान की बहादुर बेटी थी जिन्होंने बाकी दुनिया में किसी और मुल्क में रहकर मगर बाकी वो काम किया है जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जहां भी जाएंगी वो पाकिस्तानी ही कंसिडर की जाएंगी क्योंकि वो उनकी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। और ये तमाम खवातीन के लिए एक मोटिवेशन है कि उम्र के किसी हिस्से में चली जाएं मगर चैलेंजेस जो हैं उनको अबूर करना ही एक बहादुरी की निशानी होती है। और तमाम जो खवातीन हैं उनके लिए ये भी मैसेज है कि दुनिया जो मर्जी कहे आप अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हम एड्रेस करने लगे हैं जो कि आई एम श्योर आप लोग चाहते हैं कि हम बात करें। लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म और पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के मुअत्तल होने के कानूनी पहलू क्या नजर आ रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अबूरी हुक्म के जरिए इस ऑर्डिनेंस के नफाज को मुअत्तल कर दिया है। तो ये पहले कहा जा रहा था कि 90 डेज में जिसका भी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी के हवाले से वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ 90 दिन के लिए कहा गया था। मगर अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसको मुअत्तल कर दिया गया है और ऑर्डिनेंस को पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज ने 31 अक्टूबर 2025 को जो है मंजूर किया था, जिसमें जमीन से मुतल्लिक तनाजात को 90 दिन में निपटाने की शर्त रखी गई थी। ताहम अदालत ने इस कानून की आईनी हैसियत और शहरी हकूक पर असरात सवालात जो हैं उठाए हैं और इस नफाज को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे आज कानूनी हैसियत क्या है इसकी और हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन इंशाल्लाह। जहां हम लोग चाहते हैं कि लॉ जो है इम्प्लीमेंट करें, लॉ बन जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अब तो लॉ को ही मुअत्तल कर दिया गया है। वजह क्या हुई है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कानून बनाया गया था इसमें जो दादे का इंसाफ पोते को मिलता था या बाप का इंसाफ बेटे को मिलता था या अदालत का दरवाजा 10 साल 15 साल खटकता रहता था लेकिन वो दरवाजा अनफॉर्चुनेटली नहीं खुलता था, चूंकि हमारे सिविल के कोर्ट्स के अंदर केसेस की पेंडेंसी ही बहुत ज्यादा है और डेली बेसिस पे काज लिस्ट भी 100 से ज्यादा नजर आता है। लिहाजा ऐसे में पंजाब हुकूमत का ये बड़ा सुनहरी इक़दाम था कि जिसमें एक DRC बना दी गई, डिस्ट्रिक्ट रेजुलेशन कमेटी, को वो ये फैसला करे कि कोई भी बंदा एप्लीकेशन देता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर लिया है, किसी भी कब्जा माफिया ने, कब्जा ग्रुप में कोई यतीम, कोई बेवा, कोई मस्कीन, कोई ऐसा शख्स जिसके पास वकील हायर करने की फीस नहीं है, टेरस को देने के लिए पैसे नहीं है, अदालतों में अपना केस परस्यू करने का वक्त और पैसे नहीं है, वो DRC के सामने सेक्शन 7 में जाकर सिंपल एक एप्लीकेशन देता था कि ये फलां प्रॉपर्टी 2 मरले की, 5 मरले की, 10 मरले की, ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरा कब्जा था, मुझसे कब्जा माफिया ने ले लिया या मेरा कब्जा नहीं छोड़ा। तो DRC ने चेक क्या करना था, सिर्फ आपका मलकियती सबूत चेक करना था, आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप, आपकी रजिस्ट्री, आपकी म्यूटेशन चेक करनी थी और चेक करने के बाद अगर वो दुरुस्त थी तो उसमें DPO भी मौजूद था, इसकी सरबराही जो है वो DC ने करनी थी, ADCR भी मौजूद था, ACB, कंसर्न DSP भी और कंसर्न पुलिस स्टेशन, ये 6 लोगों ने मिलके
ये 6 अथॉरिटीज ने मिलकर जब वो डॉक्यूमेंट्स असर्टेन करने थे कि ये असली डॉक्यूमेंट्स है जिस भी शख्स ने प्रेजेंट किया और वाकई ही इसकी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा किया गया है, तो डीसी जो है ये हुक्म जारी करती थी कि इस कब्जे को वागुजार करवाया जाए, छुड़वाया जाए, असल हकदार को दहल दिलवाया जाए। तो लिहाजा एक अच्छा कानून था और ये 90 दिन नहीं बल्कि 9-9 10-10 दिन के अंदर ये चीजें डिसाइड हो रही थी। चूंकि इसमें वो जो कोर्ट का प्रोसेस है, समन जारी करना, फिर फरीक ने नहीं आना, फिर अखबार इश्तिहार करना, फिर अगले फरीक ने नहीं आना, फिर एक्स पार्टी डिग्री करना और फिर उसने आ जाना, और वो कोर्ट के अंदर जो टाइम था, वो डिलेइंग प्रोसेस था, वो 5-5 10-10 साल लग जाते थे। यहाँ पे 5 10 15 20 दिन में ये सारी चीजें हो रही थी। फिर उसके ऊपर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर जिसने एप्लीकेशन दी है डीआरसी में आके डीसी को, अगर एप्लीकेशन बोगस है, गलत है, झूठी मामले से रिलेटेड है, तो उस दरखास्त दहिंदा के अगेंस्ट भी 10 साल की सजा दे सकती थी डीसी, फॉल्स एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है जी, उस एप्लीकेशन के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी शख्स ये समझता है कि मुझे मेरे घर से जो है वो निकाल दिया गया और किसी दूसरे शख्स को कब्जा दिलवा दिया गया, वो क्या करे? इसी कानून के अंदर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था पंजाब लेवल का, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे या सेशन जजेस, रैंक्ड जजेस उसके अंदर रखे गए थे कि वो फैसला करेंगे अगर डीसी कोई गलत फैसला करती है, कहीं पे रिश्वत लेती है, कोई पैसे लेती है, कोई गैर कानूनी फैसला करती है, तो वो उस फैसले को कालअदम करार दे सकते थे। उनके पास भी 90 दिन का टाइम था। इट मींस के समरी प्रोसेस था। आयन का आर्टिकल 38 डी चीज की गमाजी कासियत तर्जुमानी करता है कि पाकिस्तान में स्पीडी और फास्ट जस्टिस जो है इसकी इंश्योरेंस के लिए स्टेट काम करेगी। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि बड़ी देर के बाद, आज 70-72 साल गुजरने के बाद, रियासत की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कानून बनाया गया है जिसमें एक शख्स जो है वकील की फीस दिए बगैर कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सकता है या इंसान निजाम इंसाफ को अप्रोच कर सकते हैं, देर एंड देन उसको इंसाफ मिल जाता था। तो अच्छा इकदाम था चीफ जस्टिस साहबा ने जो अपने कंसर्न शो किए हैं कि सिविल कोर्ट्स के ऊपर इसे बर्तरी दे दी गई, अदालतों की बुकत खत्म कर दी गई, उनका कहना भी कहीं हद तक दुरुस्त है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चीजों को अगर रेगुलेट कर लिया जाए, ये जो कानून बनाया गया है इसके बिल्कुल नलीफाई ना किया जाए, सेटिस्फाइड ना किया जाए, बल्कि इसमें जो जरूरी तजावीज है, सजेशंस है, वो चीफ जस्टिस साहबा ने चूंकि फुल कोर्ट की रिकमेंडेशन दे दी है। अच्छा वकास, बहुत सी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रही थी कि कब्जा माफिया ने कब्जा किए हुए, और बहुत सी खातून की भी वीडियोस हमने देखी हैं, खवातीन जो है गिड़गड़ा रही हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके मियाँ के बाद जो है वो नहीं दी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी के बावजूद भी प्रॉपर्टीज नहीं मिली। अदालत ने कहा है कि इस कानून से शहरी हकूक मुतासर हो रहे हैं। वो शहरी हकूक कौन से हैं सबसे वन, और कौन सी ऐसी जो है अदालती बालादस्ती के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं, प्लीज उसको भी जरा आप बताएं। देखिए, अदालती बालादस्ती के हवाले से तहफ्फुज़ात तो जब 26वीं आईनी तरमीम पास की गई थी या 27वीं आईनी तरमीम पास की गई थी जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को कंप्रोमाइज करने की बात की गई थी, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन तो शो करने चाहिए थे, ये मैनिफेस्ट करने चाहिए थे। अब जहां पे जुडिशरी की जो है वो सुपरमेसी की बात की जा रही है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी कहीं पे भी कंप्रोमाइज्ड है या उसकी इंडिपेंडेंसी के अगेंस्ट कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है, चूंकि फाइनल जो डिसीजन करना है इस फैसले की कंफर्मेशन वो तो जुडिशियल क्वार्टर नहीं करनी है, स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं करनी है जहां पे जजेस बैठेंगे। जो आपने कहा कि जो डिफरेंट वीडियोस, बिल्कुल डिफरेंट वीडियोस हम देखते हैं, किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है तो उसमें अदालत का जो प्रोसेस था वो बड़ा प्रोलॉन्ग प्रोसेस था, और अदालत भी डेफिनेटली वो लीगल प्रोसेस को फॉलो किए बगैर अगर किसी के अगेंस्ट फैसला सादर करती है तो राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो डीआरसी को एक समरी प्रोसेस ऑफ करने की बात की गई, बेसिकली ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्ट्री कौन करता है, एक शख्स की जो टाइटल ऑफ ऑनरशिप है वो कौन ट्रांसफर करता है, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर करता है। जब उसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एसी रजिस्ट्रार अर्बन या रूरल लगाया जाता है तो वो शख्स जो है किसी भी शख्स की म्यूटेशन है या उसकी रजिस्ट्री है या उसका इंतकाल है, उसका ट्रांसफर है, वो सारी चीजें देख रहा होता है। ये रेवेन्यू ऑफिसर ये सारी चीजें देखते हैं। इस कमेटी के अंदर एक और चीज पूछना चाह रही हूँ कि अदालत के रिमार्क्स में पटवारी कल्चर है और जो असिस्टेंट कमिश्नर के किरदार पर भी बहुत से सवाल उठाए हैं, वो क्या है? देखिए, उनका यही कहना है कि बेहंगामे तैयारा दे दिए गए। अगर इस तरह चीजें चलती रही तो चीफ सेक्रेटरी को भी कहा गया कि आपकी जो मतहत डीसी है कल का अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो आपको भी अपने घर से हाथ धोने पड़ेंगे कि आपने अपने घर पे नाजायज कब्जा किया। इसी तरह अगर जाती उम्रा के हवाले से भी कोई ऑर्डर कर दिया जाए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तो डिप्टी कमिश्नर जाती उम्रा को भी आधे घंटे में हाली करवा लेंगे। मैं ये समझता हूं
کہ ڈپٹی کمشنر یا DRC نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوا میں فیصلہ تو نہیں کرنا, چاہے وہ جاتی املا کی ملکیت ہو, کسی شخص کی بھی ٹائٹل آف آنرشپ ہو, وہ جا کے شو کرے کہ یہ مجھ سے بلانگ کرتی ہے پراپرٹی, میں آنر ہوں, مجھے اس کی پوزیشن دی جائے. اس نے تو ملکیتی ثبوت دیکھنے کے بعد, اس کی آنرشپ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے, ہوا میں فیصلہ تو نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ جاتی عمرہ ہو, وہ بنی گالا ہو, یا کسی کا بھی گھر ہو. یہ استحقاق ایک ڈپٹی کمشنر کو اس قانون کے اندر دیا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو SHO جو اس کے متحد ہے FIR کے اندر تو SHO ہی کرے گا, اور تو کوئی نہیں کرے گا. لا جس کو آتھورائز کرتا ہے وہی وہ پاور ایکسرسائز کرے گا. لہذا DC کو یہ جو پاور دی گئی تھی 90 دن کا سمری پروسیس ہے, 90 دن نہیں بلکہ 9 دن کے اندر قبضے دیے جا رہے تھے. ایک اچھا قانون تھا, اچھا قانون, بالکل آسانی کر رہے تھے لوگوں کے لیے, مگر مطلب کہ وہی والی بات ہے نا کہ اپنے لالے پڑ گئے. اب نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سجیشن ضرور دیں, جو چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس ہے, وردی چیف جسٹس ہے, اس میں سجیشن ضرور دیں کہ اس میں کیا بہتری کی جا سکتی ہے, جوڈیشل کوارٹرز کی سروسز کیسے اٹین یا obtain کی جا سکتی ہیں, سیکھ کی جا سکتی ہیں. ان کے اوپر پہلے سے ہی نا بہت برڈن ہے. 55,000 کیسز ہماری سب سے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لاکھوں کیسز ہائی کورٹس کے سامنے. اسی طرح ہماری لوور جوڈیشری کا یا سول کورٹس کا یا کورٹ آف مجسٹریل کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پنجاب نے ایک اچھا اقدام کر ہی دیا تھا, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ان کو خیال آ ہی گیا ایک عام آدمی کا میسج کا کہ ایک اچھا کام کریں, لوگوں کو ان کی ڈور سٹیپ کے اوپر ہی فیسیلیٹیٹ کریں. ایک شخص اپلیکیشن لے کے آتا ہے, نہ لیگل کمپلیکیشن میں جب سے بولیں کہ تمہاری آنرشپ کہاں پہ, وہی کہ یہ میرا ڈاکومنٹ ہے آنرشپ کا, لہذا مجھے فلاں پراپرٹی سے نکال دیا گیا, بے دخل کر دیا گیا, یا فلاں شخص جو ہے وہ رینٹ پہ گھر لے کے بیٹھ گیا, یا فلاں شخص جو ہے وہ فلاں مقصد کے لیے گھر لے کے بیٹھ گیا, اب حال ہی نہیں کرتا, مجھے حال ہی کروا کے دیا جائے. ان کے پاس وہ فورس. اچھا, اس کے اوپر سٹے بھی ہو جاتا ہے, پہلے تو سٹے ہو جاتا تھا. دیکھیں پہلے تو سٹے ہو جاتا تھا اس کے اندر, اور بڑا لمبا سٹے چلتا تھا, 6 مہینے, سال, 1.5 سال چلتا رہتا تھا سٹے. لیکن اب وہ سٹے کا پروسیس نہیں رہا, چونکہ DRC کو ڈائریکٹ اتھارٹی اور پاورز سرٹین کر دی گئی کہ آپ اس ڈومین کے اندر, سفیر کے اندر, جورسڈکشن کے اندر اپنی پاورز کو ایکسرسائز کریں. ایک اچھا فیصلہ تھا. میں پھر بار بار ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوبارہ سے سول کورٹس کے ڈور اوپن کریں, اس کے اندر جو تغیرات, تبدیلیاں ریکوائر ہیں, وہ آنریبل چیف جسٹس بیسیکلی پورے صوبے کا نظم و نسق انصاف کا دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو بالکل دیکھیں. لیکن ایک لیگل کمپلیکیشن یہ ہے کہ آفٹر پاسنگ اپ 26 and 27 امینڈمنٹ, کوئی بھی آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے یا کوئی بھی قانون کالعدم قرار دینا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے دینا ہے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے دینا ہے, جو 27ویں ترمیم کے بعد بنا گیا. پنجاب کے اندر آرٹیکل 202 کے نیچے ابھی تک تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی نہیں بنا, اور وہ چیف جسٹس صاحبہ نے بنانا ہے. چیف جسٹس صاحبہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے آئین سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھیں کہ اگر یہ آئین کے آرٹیکل 23 اور 24 کے خلاف ہے, اگر کسی شخص کا جو پراپرٹی کا رائٹس ہے, اس کی پراپرٹی کی پروٹیکشن ہے, اس کی تحفظ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک دا ایشو از ویل ایڈریسڈ, اور آپ نے بڑے کتنا کہ مؤثر انداز میں جو ہے پورا ایشو کو ایڈریس کیا ہے. تو یہی سمجھ آ رہی کہ اس آرڈیننس کو معطل کرنے کی بجائے اس میں امینڈمنٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, آج ہمارے ساتھ شو ویڈیو لنک پہ موجود تھے, اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پراپرٹی کے حوالے سے, ایموول جو بل تھا اس کے حوالے سے, اور جیسے کہ کہا کہ قانون جو ہے معطل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, اس کی جگہ سے یہی کہا جا رہا ہے, بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے اور امینڈمنٹ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے ابھی قومی اسمبلی میں وزارت صحت نے جمع کرائی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں, جن کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. تو مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ذہنی سکون نہیں ہے, ہمارے اندر برداشت کی کمی ہو چکی ہے. اکثر دیکھا ہے ایک غلطی سے گاڑی ادھر سے ادھر ہو جائے, ٹچ کر جائے, تو ہم لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں, گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خواتین کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سے ایسے لوگوں کے اوپر فوکس کریں جو کہ واقعی قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, ہماری اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے, گالم گلوچ, بدتمیزیاں, جوتیاں اٹھا لیتے ہیں, گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک میٹنگ دیکھی, بڑی زبردست میٹنگ جی, پریسائڈ ہو رہی تھی, اور ہمارے ملک کے نامور انڈسٹریلسٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ سو کالڈ اس وقت پولیٹیشین بھی ہیں, اور وہ کیا کر رہے تھے, وہ ایک عورت کو تذلیل کر رہے تھے, ان کو
को गालियां दे रहे थे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? मतलब कि हम बहैसियत कौम किस डगर पे चल रहे हैं, हमारे जहनों को सुकून क्यों नहीं है, और असल वजह क्या है कि जो हम इतने ज़्यादा रिगरस हो गए हैं, रिजिड हो चुके हैं, और नौबत यहाँ तक आ गई है कि हम ये भी लिहाज नहीं करते कि हमारे साथ साथ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो आज हम इस सारे सिचुएशन पे बात करेंगे। सिचुएशन ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ ज़्यादा जो है ये क्रिटिकल हो सकती है। और हमें ज्वाइन किया है बहुत मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, उनकी वीडियोस आपने देखी हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं और आज हमारे शो का भी हिस्सा हैं डॉक्टर काशिफ फराज, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैंने सही बात की है वैसे, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल आपने सही बात की है, बल्कि अलार्मिंग सूरत हाल इससे ज़्यादा है। अच्छा। अभी आपने फरमाया 8 करोड़, तो जो हमारी तहकीक तो ये कहती है कि 20 करोड़ जो है ना वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, बाकी 2 करोड़ जो है वो मान नहीं रहे कि हम ज़हनी तौर पर बीमार हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? अभी एक सर्वे किया गैलप ने इमोशंस के ऊपर, पूरी वर्ल्ड के ऊपर, 150 कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर अदम बर्दाश्त है, जहाँ पर गुस्सा है और जहाँ पर एग्रेशन जारहियत की वजह से हमलावरी है। हमसे ऊपर दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं। अच्छा। जब आप दुनिया में टॉप 150 कंट्रीज़ में तीसरे नंबर पर होंगे तो फिर मुझे आप बताइए कि कैसे हम एक्सेप्ट कर लें कि सिर्फ 8 करोड़ लोग ज़हनी मर्ज़ का शिकार हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कोई सर्वे करने का ऐसा साइंटिफिक अंदाज़ा नहीं हमें, इसलिए हम एक अंदाजे के मतलब गुफ्तगू करने के आदी हो चुके हैं। दूसरी बात आपने फरमाई कि हालिया दिनों में, मुझे इस पर भी इख्तलाफ है, 70-80 साल लगे हैं इस कौम को इमोशनल करने में। जब आप पूरी कौम को तालीम के ऊपर लगाएंगे, तरबियत से दूर कर देंगे, वेयर इज़ दैट ट्रेनिंग? हमने इससे मुश्किल हालात देखे हैं। 47 में हमने इससे मुश्किल हालात देखे, 65 में हमने इसके मुश्किल हालात, 71 जब फॉल ऑफ ढाका हो गया हमने कई मुश्किल हालात देखे। लेकिन आप मुझे बताइए उस वक्त इतना एग्रेशन क्यों नहीं था कौम के अंदर? अब क्या हुआ? अभी आपने मिसाल दी कि गाड़ी टकरा जाए, मैं तो कहता हूँ गाड़ी भी टकराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो कोई आगे मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला वैसे ही आ जाए तो आपकी इज्जत में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, आपकी अना सामने आ जाती है, क्योंकि हम अंदर से बहुत नाकामियों से, परेशानियों से, दुख से भरे हुए लोग हैं। हमने दुनिया में इमोशंस का मतलब ही चेंज कर दिया। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन? इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये एनिमा मोटस से निकला था। इसका मतलब है द स्पिरिट दैट मूव अस हेड, यानी ऐसी ताकत मुझे आगे लेकर जाती है। अच्छा। पाकिस्तानियों ने इमोशंस वो बना दिए जो हमें पीछे लेकर जा रहे हैं, 70 साल 80 साल पीछे जंगलों की दुनिया में। वैशी कौमें तो ये काम कर सकती हैं, मगर कभी पढ़ी लिखी कौमें ये काम नहीं करती जो हम कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर माओं को मारा जाता है, बाप के ऊपर हाथ उठाया जाता है, खवातीन की इज्जत पामाल की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को, अभी आपने एक मीटिंग का हवाला दिया, कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती इस मुल्क में जहां ब्यूरोक्रेसी से लेकर, बड़े अफसर से लेकर, मालिक से लेकर अपने मुलाजमों को गालियां नहीं निकालते हों। हम तो रोजाना मीटिंग का आगाज भी गालियों से सुनते हैं, एंड भी गालियों से सुनते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो इसका मतलब है मुआशरे का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा वो आप कहते हैं ना कि आप अपने को प्राउड फील करते हैं कि हम गाली दे रहे हैं। असल में हमने ताकत के साथ अटैच कर दिया ना चीज़ों को। हम एहसास कमतरी, एहसास बर्तरी क्या होती है? एहसास से कमतरी का अपोजिट है एहसास बर्तरी, यानी मैं जब कमतर फील करता हूं तो अपने आप को ताकत देने के लिए मैं बर्तर महसूस करना चाहता हूं। और फिर एक स्केप गोटिंग भी होती है, एक होता है फ्री फ्लोट एंगर, यानी मुझे गुस्सा अपने बॉस पे है, वो तो निकाल नहीं सकता मैं, तो किस पे निकालूंगा? मुलाजिम पे, बीवी पे। अब बीवी किस पे निकालेगी? बच्चे पे। बच्चा किसके निकालेगा? छोटे भाई पे। वो किस पे निकालेगा? उससे छोटे पे। वो छोटा क्या करेगा? वो बिस्तर में यूरिन कर देगा। अब ये एक पूरी चेन है, एक चेन है, एक विशियस सर्कल है जो ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मुझे आप बताइए कि जो हमारी सियासत है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ऊपर का तबका है, क्या उनके यहाँ जज्बाती इस्तकामत मौजूद है कहीं पर? ट्रिकल डाउन ही होना होता है ना जब ऊपर आप देखते हैं। तो आप मुझे बताइए किसी एक जलसे का हाल, किसी एक मीटिंग का सियासी का हाल जिसमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता। अभी आपने एक मीटिंग देखी होगी सेनेट में, जहां पर एक मेल और एक फीमेल जो गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे आप बताइए इनको देखकर मैंने और आपने क्या सीखा? देयर आर सैनिटर्स। आप लंदन में रही हैं, मैं अमेरिका में, कनाडा में रहा हूं, क्या वहां सैनिटर्स ये इस म्यार की गुफ्तगू कर सकते हैं? यू कैन नॉट इमेजिन। हाईली अनएजुकेटेड। हाईली अनएजुकेटेड। अच्छा, क्या खूबसूरत अंदाज में मैं आपसे गिला, शिकायत या एतराज नहीं कर सकता? सुनिए खलील जिब्रान क्या कहता है। वो कहता है मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूं। ये है असर्टिवनेस। ये नहीं है कि दस्तूर जुबाबंदी है कैसे तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। जब आप बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, मुकालमा नहीं करेंगे, तो फिर आप मुक्के से और थप्पड़ से बात करेंगे। थप्पड़ और मुक्के से आप वक्ती तौर पे बात मनवा तो सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में आप बात नहीं उतार सके। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बख्श दो, जब्त कर लो,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया पहलवान वो नहीं है जो गुस्से में दूसरे को हरा दे, पहलवान तुम्हें से वो है जो गुस्से को काबू में कर ले। हमें आज तक ये बताया नहीं गया कि इग्रेशन शो करना खूबसूरती नहीं है, इग्रेशन को पी जाना, गुस्से को पी जाना खूबसूरती है। एक बात मैं आपको बायोलॉजिकल बता देता हूं, क्योंकि आपने माहिर नफ्सियात का हवाला दिया। हम में से हर शख्स दुनिया में जो पैदा होता है वो बाई बर्थ एग्रेसिव है, बाई बर्थ एग्रेसिव है। हाउ कैन आई से, अगर हम अपने ब्रेन को डाइसेक्शन करें तो दो पार्ट होते हैं, राइट हेमॉस्फेयर, लेफ्ट हेमॉस्फेयर। जो दायां निस्कुर्रा हमारा है, दायां दिमाग, ये इमोशंस को डील करता है, फीलिंग्स को डील करता है। लेफ्ट जो है विजडम को डील करता है। ठीक है। जब हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं 5 सेंसेस, 5 मोडालिटीज से, तो वो लकीली और अनलकीली राइट हेमॉस्फेयर में जाती है। तो पैदा होते ही बच्चे का जो राइट हेमॉस्फेयर इमोशंस को डील कर रहा होता है, हम हर चीज को इमोशनल लेते हैं। नाउ वी नीड 30 to 45 सेकंड्स टू ट्रांसफॉर्म दिस राइट हेमॉस्फेयर टू लेफ्ट हेमॉस्फेयर। ठीक है। मुझे बहुत सालों बाद समझ आई है ना इस बात की कि जो बचपन से सुनते थे, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका साइंटिफिक मतलब यह है कि जब भी आपने कोई बात करनी है, अपने आप को 30 से 45 सेकंड का टाइम दें, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो इमोशनल दिमाग में है वो आपके विजडम के दिमाग में चली जाए, वो आपके रैशनल दिमाग में चली जाए। और आप देख लीजिए दुनिया में छोटी सी, जब भी आपने कहा जैसे सड़क के ऊपर जंग हुई या आप आलमी जंग पे चले जाएं, दोनों जंगों में या दोनों लड़ाइयों में पहले 30 सेकंड बड़े अहम होते हैं। When you react, कौन पहल करेगा? When you react immediately without thinking rational as well as the consequence of that event, तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। डॉक्टर मार्था मुझे पढ़ाती थी, मैं उनका बड़ा जिक्र भी करता हूँ, वो शी वाज माय टीचर। तो उस दिन पढ़ा रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जब आपने गुस्सा करना है, 5 शराइत अरिस्टोटल ने कहा। पहली उसने कहा कैसे करना है, किससे करना है, कब करना है, किस मकसद के लिए करना है, किस अंदाज में करना है। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम मेरे नबी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। कहने लगी क्या? मैंने कहा, उन्होंने कहा गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो उठ के खड़े हो जाओ, आधा गिलास पानी पी लो। कहती योर प्रॉफिट वाज अ साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा या ही वाज। कहती व्हेन डिड ही से? मैंने कहा 1400 ईयर्स अगो। कहती डोंट टेल मी, 1982 में तुम्हें ये बात पता चली है। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं? उसने कहा मैं हैरान हूं कि 14 साल पहले वो हमें ये बता रहे हैं कि गिव योर सेल्फ 30 सेकेंड्स। क्या आज ही ना मैं, आप या हमारा मुआशरा बात करने से पहले खुद को 30 सेकेंड्स देता है? क्या इतना गौर करता है कि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उसमें कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, उसमें कहा जाता है 90% कम्युनिकेशन इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज लिसनिंग स्किल। अल्लाह ने 2 कान दिए, दोनों बाहर रखे हुए हैं, एक जुबान दी, 32 गार्ड आगे लगा दिए। 32 मुहाफिजों के अंदर जुबान और उसके अंदर हड्डी कोई नहीं। अल्लाह चाहता है बोलूं कम सुनूं ज्यादा, लेकिन हम तो बिल्कुल बरक्स हैं, हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। जब लिसनिंग नहीं आप करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। कितने लोग हैं जो बात इसलिए सुनते हैं कि समझना है। 99.9% लोग पाकिस्तान में बात इसलिए सुनते हैं कि मुझे जवाब देना है। जब आप इस सोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ बात करेंगे, कभी आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये भी रिसेंटली आपने देखा, 2-3 वाकयात का भी हमने ऑफ कैमरा भी जिक्र कर रहे थे। रिसेंटली आपने देखा डीएसपी ने अपने घर की पूरी फैमिली, तकरीबन उसकी एक ही बेटी थी और बीवी को मार दिया। और बहुत सी स्टोरीज आ रही हैं कि वो डिवोर्स हुई हुई थी या व्हाटसोएवर। हमारा इमोशनल डायलेमा, हमारा टॉलरेंस, क्या ऐसे मुहर्रकात हैं कि हमारे अंदर ऐसे जज्बात हैं कि हमारे खून से पैदा हुई हुई बच्ची जो थी, हमने उसको कत्ल कर दिया। ये कौन सा माशरा है? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे एक बुजुर्ग सूफी दानश्वर कहा करते थे, कहते थे इंसान मट्टी से बना है तो मट्टी में तो फूल लगने चाहिए। ये कैसी मट्टी से बना हूँ जिसमें से आग निकल रही है? प्रॉब्लम्स एक नहीं है। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि समाजी एक प्रॉब्लम है, अदम तवाज़न है, इस्तेहसाल है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लोगों के, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं लोगों के, वो सारे जब इकट्ठे होते हैं ना, और फिर उनका एक अच्छा हल नहीं निकलता। मैं अभी आपको एक मिसाल बता रहा था, उससे आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं नॉर्थ कैरोलिना में पढ़ता था तो एक खातून अंग्रेज़ का पर्स स्नैच कर लिया 2 बच्चों ने। तो मेयर ने हमें बुलाकर कहा मुझे ये इशू नहीं है कि उस खातून का नुकसान क्या हम पूरा करेंगे, स्टेट का काम है। मेरा इशू ये है कि मेरी रियासत में 2 बच्चों पर ये दिन क्यों आया कि उनको पर्स स्नैच करना पड़ा। हमने 6 मंथ्स लगाकर उनको एक रिपोर्ट पेश की कि जब तक रिक्रिएशन नहीं देंगे, जब तक अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं बनाएंगे,
जब तक उनको वॉक नहीं देंगे, जब तक उनको रनिंग नहीं देंगे, जब तक उनको एक्सरसाइज नहीं देंगे, जब तक उनको सिनेमा नहीं देंगे, जब तक उनको थिएटर नहीं देंगे, जब तक उनको पार्क नहीं देंगे, ये बच्चे थ्रिल के लिए काम करते रहेंगे। एंटरटेनमेंट। आप मुझे बताइए कि आज मेरे पास लाहौर जैसे बड़े शहर में कितनी इंटरटेनमेंट है मेरे बच्चे के पास? नहीं है, जो इंटरटेनमेंट थी वो भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। और फिर बच्चे को हमने स्क्रीन का इतना आदी कर दिया, लोहे की मशीनों में जज्बात नहीं हुआ करते। आज बच्चे गेम कौन सी खेलते हैं? कभी गौर किया आपने? जितनी गेम्स के अंदर पिस्टल का, गन का इस्तेमाल है, बच्चे वो गेम्स खेलते हैं। एग्रेसिव। लिहाजा थोड़ी सी माँ बाप बात कह दें, बच्चे इतना एग्रेसिव होकर बात करते हैं। यही एग्रेशन जब इकट्ठा होता है तो फिर जो आपने मिसाल दी, एक डीएसपी अपनी बीवी और अपनी बेटी को ये सोचे समझे बिना मार देता है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अच्छा, ये तो दूसरे को मारा, आप उनकी क्या बात करेंगे जिन्होंने खुद को मार लिया? बिलाल पाशा की एग्जाम्पल लें, अदील की एग्जाम्पल लें, आप सेल टिप्पू की एग्जाम्पल लें, वहीद अंसारी की आप एग्जाम्पल लें। ये सीएसपी लोग थे, मुआशरे की क्रीम थे ये लोग। कोई पिस्टल रख के मारा है, कोई उस पर लटक रहा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मुकालमा खत्म हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गई, बात सुनने वाला कोई नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा मोटो है, यू नीड जस्ट 2 थिंग्स, है ना। नंबर 1, एक कान चाहिए जो मुझे सुन ले, एक हाथ चाहिए जो मुझे शाबाश दे दे। ये दोनों चीजें आपने मुआशरे से छीन ली। ना कुछ सुनता है, आप सुनाने की कोशिश तो कीजिए किसी को, जरा बाहर निकल कर आप किसी को एक मसला बताएंगे, वो आपको 10 आपको बता देगा। नो वन इज देयर टू लिसन एनीवन। जब आप लिसन नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर भरते चले जाएंगे। जब आप इतना भर जाते हैं ना, फिर यस यू ब्लास्ट, फिर आपको समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूं। और वही जो मैंने कहा, विद इन 30 सेकंड आप डिसीजन लेते हैं कि आई हैव टू किल अ पर्सन। बाद में आप रोते ही रहते हैं कि आपने क्या किया। एक बच्चा मिला मुझे जेल में थोड़े दिन पहले, बहुत ही दुख भरी, मैं आपको दास्तान उसकी बताता हूँ। 18, 19, 20 साल का बच्चा, मर्डर के केस में। मैं गया वहाँ साइकोलॉजिस्ट कुछ एवेल्यूशन करनी थी। मैंने कहा बेटे क्या हुआ इतनी यंग एज में? बहुत खूबसूरत बच्चा, 5.25 फुट कद का बच्चा। कहने लगा मेरी बहन घर आई और उसने कहा कि मुझे मोहल्ले के लड़कों ने छेड़ा है। मेरी माँ जो थी वो प्याज काट रही थी, मैंने छुरी पकड़ी और मैंने जाके उसको घोंप दी और मैं गिरफ्तार हो गया, वो मर गया। कहता जिस बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने वो कत्ल किया, आज वो जब मुझसे मिलने जेल आती है, 4 जगह अपनी इज्जत गंवा के आती है। काश मैं उस जगह थोड़ा सा सब्र कर लेता। हम क्यों नहीं सोचते ये बात कि आप जो जज्बात में काम करने जा रहे हैं, उससे वो कह रहे हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कि उसकी सजा पूरा मुआशरा कितने सालों तक भुगतता रहेगा। ये एक कत्ल नहीं होता, सोसाइटी को एकदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आप कर देते हैं। लिहाजा बहुत बिल्कुल हम यहीं से शुरू करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी बीन डूइंग इट। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं, व्यूअर्स आप लोग भी हमारे साथ हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। माशरती सतह पर अदम बर्दाश्त के बढ़ने की कौन कौन सी वजूहात है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी हुई है, टॉलरेंस हमें ख़त्म हो चुकी हुई है, मगर क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करने की सलाहियतें जो हैं वो कायम हो सकें और हम लोग उस अपने आप में उजागर कर सकें। तो डॉक्टर काशिफ इज़ लाइक विद अस एंड ही विल टेल अस। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपनी नई नस्ल को जो कि जिन्जी हैं, उनको हमने तरबियत ही नहीं दी कि किस तरह से अपने आप को इमोशनल डिटॉक्स करना है। हमने उनको बल्कि इसके बरक्स जो है ना, इमोशंस की तरबियत देनी शुरू कर दी है। सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किस तरीके से करनी है ये हमें नहीं सिखाया। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक गाँव के पास से गुजर रहे थे, यहूदियों की बस्ती थी, उन्होंने उनके ऊपर अल्फाज वो इस्तेमाल किए जो नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, और पूरा दिन करते रहे। आप बैठ के सुनते रहे, कितने इमोशंस हर्ट हुए होंगे, बट आप आराम से सुनते रहे। शाम को उठ के आपने एक जुमला बोला, मैं समझता हूँ दी बेस्ट स्टेटमेंट व्हेन यू आर इमोशनल। उन्होंने कहा बेटो, अगर तुम किसी को तोहफा दो और वो तोहफा लेने से इनकार कर दे, तोहफा कहाँ जाएगा? बस्ती वालों ने कहा देने वाले के पास ही रह जाएगा। उन्होंने कहा बेटो, सुबह से लेकर अब तक तुमने जितने तोहफे दिए, मैं उन्हें लेने से इनकार करता हूँ। क्या आज हमने अपने बच्चों को सिखाया कि बच्चों, जब आपको या आपकी फैमिली को कोई ऐसी बात कहे तो ही इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ गिफ्ट, डोंट एक्सेप्ट दैट। हम जज्बाती कब होते हैं? जब हम वो तोहफा कबूल कर लेते हैं, जब हम उस तोहफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा पर्सन हमारी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? ओपिनियन ठीक है, हर शख्स देने का हक रखता है, मगर अखलाकियात के अंदर अगर कोई शख्स मेरी और मेरी फैमिली के बारे में, मेरे मुल्क के बारे में, मेरे दीन के बारे में कोई बात कर रहा है और मैं इमोशनल होकर उसके साथ जो है ना वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बताइए फ़र्क क्या रहा मुझ में और उसमें?
उसने ज़ुबान से एग्रेशन की, मैंने हाथ से एग्रेशन कर दी। अगर एग्रेशन का जवाब एग्रेशन होगा तो दुनिया कांटों से भर जाएगी, फिर फूल कौन बिखेरेगा? फिर ये जो स्क्रीन है, क्या इसकी स्क्रीन डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताया हमने कभी बच्चों को? क्या हमने कभी आज तक इमोशनल लिटरेसी दी है? ना, मुझे एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल आप बता दीजिए जहां पर इमोशनल लिटरेसी दी जा रही है। इसे हम जज्बाती ख्वांदगी कहते हैं। आज लिटरेसी रेट तो बढ़ गया, इमोशनल लिटरेसी रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? कितने बच्चे हैं, कितनी नई जनरेशन है, जिनजी हैं, जो कि जनरेशन एक्स और वाई के साथ बैठकर बात करते हैं? कितने घर हैं जहां सुबह, दोपहर और शाम का खाना इकट्ठे खाया जाता है? कितने घर हैं जहां पर 1-2 घंटे गुफ्तगू होती है बच्चों को समझाने के लिए? टाइम ही नहीं आपके पास। आपकी तरह मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग हैं, आप खुद थके जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन पे जाना है, फलां करना है, फलां। फैमिली गैदरिंग ही कोई नहीं है। बच्चा गैदरिंग से सीखता था, बड़ों से, अपने दादा से, अपने नाना से, ज्वाइंट फैमिली सीखता था। अब तो सिस्टम खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। हम आज एक जमाना था हमें बाहर से मार के घर लाया जाता था कि छोड़ दो खेलना, आ जाओ। आज अपने बच्चों को बाहर निकाल के दिखाएं मुझे। जब आपने एंटाई सोशल कर दिया उनको, सोशल कर दिया उनको, तो सोशल करने की बहुत जरूरत है उनको समझाने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर काशिफ इधर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी बुलिंग के ऊपर। ये जो साइबर बुलिंग भी है, नॉर्मल बुलिंग्स भी है, बुलिंग बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है जेनजी के हवाले से स्कूल्स के अंदर, और लोग, बच्चे जो हैं बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को हम कैसे कर्ब करें? जी बुलिंग है और बच्चों को कैसे समझाएं? कोई बच्चा काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, हर एंटिटी का बच्चा जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो कैसे बताएं जी बेटा कि बुलिंग जो हो आपने कैसे इसको फेस करना है? देखिए, डायलॉग से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया की बेस्ट चीज़ डायलॉग है, मकालमा है। जब तक आप बात नहीं करेंगे बच्चे से, और नंबर 2 मॉडलिंग, जो पेरेंट्स करेंगे बच्चा वही करेगा, जो टीचर करेंगे बच्चा वही करेगा। मैं हमेशा बात करता हूँ 5 मीम किसी माशरे की बड़ी अहम है: माँ, मस्जिद, मदरसा, मीडिया, मुआशरा। मुझे बताइए कि आप 5 अपना किरदार अदा कर रहे हैं? पहला रोल था माँ का। माँ गोद से लेकर जब तक बच्चा स्कूल गोइंग नहीं, क्या वो सिखाती है कि बेटा हाउ टू टॉक, बेटा अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है? अभी आप ऑफ दी कैमरा मुझे बता रही थी अपने एक बेटे के बारे में कि जो इजहार करना नहीं जानता था उसने एक्शन के साथ हेल्प करना शुरू कर दिया बच्चियों को, बड़ों को। हमने क्यों नहीं सिखाया उस बेटे को कि बेटे कई जगह ऐसी होती हैं जहां एक्शन के साथ साथ आपसे बोलना भी पड़ता है। खास तौर पे पता कहां जरूरत पेश आएगी आपको? जब आपका बेटा किसी इमोशनल डायलेमा में होगा और उस वक्त एक्शन उसके काम नहीं आएगा। नो ही नीड्स टू टॉक विद यू। आपने टॉकिंग सिखाई नहीं उसको, हमने उसको मना कर दिया बात करने से। तो प्लीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ानदान का इज्तिमा करके बात, और फिर खुद ना कीजिए, बच्चों को करनी सिखाइए। एक और बात ही ना, जब आपके और मेरे घर मेहमान आते हैं, आपके कुलीग्स आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, आपके हस्बैंड के आते होंगे, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? बच्चों अंदर जाओ, मेरे मेहमान हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। हमने भी ये किया। हमें पता क्या था? बच्चों अंदर से इधर आओ, मेहमान आए हैं, तुम्हें पता चले तुम्हारा बाप कैसे बात करता है। हमारा बाप और हमारा दादा हमें बुलाकर लाता था, बिठाता था कि यहां बैठो, तुम्हें पता चले तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ किसी मेहमान से बात कैसे। तरबियत थी। आज हम बच्चों को अंदर भेज देते हैं। मैं किसी का ये बात बता रहा था, उसने कहा सर कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनको बच्चों से नहीं मिलवाना होता। मैंने कहा फिर सबसे पहले आप उनसे मिलना छोड़ दें। हाँ, जो आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं है वो आपके लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं? ऐसा शख्स आपके घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचा कैसे जो आपके बच्चों के लिए जहर है? सो बच्चों को साथ रखिए, आज बच्चों को लेकर जाइए, उनको बताइए हाउ टू टॉक, बल्कि बच्चों को डील करने दीजिए। आप डील करनी छोड़ दीजिए बच्चों से कि बेटे आप डील करो, बेटी आप डील करो। उनको सिखाइए डीलिंग करना, बात करना सिखाइए। उनको अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाइए। इमोशंस नॉट बैड, वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, इट मूव फॉरवर्ड हमें करते हैं, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने कहा, अभी आपने साइबर बुलिंग की बात की, मैं क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे जाता हूं तो सम टाइम नीचे बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स आए होते हैं। मैं हमेशा उन कमेंट्स को पढ़कर कहता हूं थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना ओपिनियन दिया, मुझे आपके ओपिनियन से इख्तलाफ है, लेकिन आपको बात करने का हक हासिल है, मैं आपके तहाइफ कबूल करने से इनकार करता हूं। आप यकीन करिए आधे से ज़्यादा लोग नीचे माफ़ीनामा लिखते हैं कि सॉरी सर। उनका ख्याल होता है कि इसको जज्बाती करेंगे ये हो जाएगा। भाई मेरे जज्बात बहुत कीमती चीज़ है, मैं इसे ज़ाया नहीं कर सकता हर शख्स के लिए। इसको ज़ाया करना है सिर्फ अपने मुल्क मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए।
छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं जाया करना, ये मेरी ताकत है, इस ताकत को तब इस्तेमाल करूंगा जब किसी दुश्मन के साथ पाला पड़ेगा, ये तो मेरे अपने हैं सारे के सारे, यहाँ मैं इनको क्यों इस्तेमाल करूं। और जो आपको कह रहा है ना, वो वाह और आह कहकर आप तक पहुंचना चाहता है, कुछ वाह कहकर पहुंच जाते हैं, कुछ आह कहकर पहुंच जाते हैं, दोनों पहुंचे हैं आप तक, आप उनको अच्छी तरह डील कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो लोग भी। अच्छा, थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं। सोशल मीडिया की जो एग्जिस्टेंस जब से हुई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ में चली गई हैं, जहाँ आप कहते हैं कि प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बेहतरी भी आई है लोगों में मगर बिगाड़ भी बहुत आया है। बच्चे जो हैं एक एक मिनट में यूं के हाथ चल रहे होते हैं, पैदा होता है बच्चा, उसको पता है कि फ़ोन को कैसे उसने एक्सेस करना है, तो कैसे सोशल मीडिया से हम अपने बच्चों को पीछे करें, ये मैं सबसे पूछती हूँ, बिकॉज हम सब जो इसमें जकड़े हुए हैं, जो मर्जी कर लें। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप पीछे कर नहीं सकते उसको। जिंजी जो है उसने जब जन्म लिया है तो उसने इसी डिजिटल मीडिया को देखा है, वो नस्ल इसकी है, वो मेरी तरह पुरानी नस्ल नहीं है जिसने अपने सामने इसको आते देखा, रजिस्ट कर दिया। इस नस्ल को रजिस्ट नहीं करवा सकते। फिर आपको पता है कि जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सारा काम जो है वो टैब के ऊपर आता है, मोबाइल के ऊपर आता है, लैपटॉप के ऊपर आता है, आप रोक नहीं सकते। हाँ, आप उनको चैनलाइज कर सकते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है आपने। कब होगी? जब बाप और माँ बैठकर बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। ये पॉसिबल नहीं है मैं बच्चे से कहूं कि आओ मैं एक अखलाकी फिल्म देख रहा हूं मेरे साथ देखो, नहीं। पहले आपको बच्चे के साथ जाकर कार्टून देखने पड़ेंगे। हाँ। फर्स्ट बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर बच्चा आपकी तरफ आएगा। मैंने एक बार, मैं खुद कंपेयरिंग जब करता था पीटीवी की, तो मैंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से एक सवाल पूछा। मैंने कहा उस्ताद जी, आपने कव्वाली के नए अंदाज मुतारफ करवा के एक जो रवायती अंदाज था उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिया। और बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटे, किसी को अपने साथ चलाना हो पहले उसके साथ चलना पड़ता है। आज अगर आप अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं, पहले बच्चों के साथ चलिए, पहले देखिए मेरा बेटा मेरी बेटी इंटरेस्ट किन चीज़ों में ले रहे हैं, फिर सोचिए कि ये इंटरेस्ट जो है किसी जायज़ दुख का मुतबादल है, इट इज सब्स्टिट्यूट उसने इख्तियार किया। कहाँ? जहां आपने उसकी वो कमी, डेफिशिएंसी, गैप छोड़ा, उसने पूरा किया। यहां पर आपको पता है डिसलाइक का बटन नहीं होता, यहां पता है आपको नसीहत नहीं होती, इसलिए बच्चा जाता है। माँ बाप तो नसीहत करते हैं, बस बोलती है, बस मुझे नहीं पता, बस चुप कर जाए। हाँ, तो फिर बच्चा कहाँ जाए? हाँ। तो यहाँ पर उसको सिर्फ लाइक दोस्त कहते हैं, वेल डन यार, शाबाश। उसको अच्छा लगता है जब थंब उसको मिलते हैं, जब इमोजीज को मिलते हैं। आज इमोजीज पे बच्चा चला गया क्योंकि पेरेंट्स के चेहरे पर इमोजीज वाली रौनक नजर नहीं आती उसको। सो प्लीज अपने बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, उनके साथ बैठिए। जब आधा घंटा उनके साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली 15 मिनट वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। जब आपके साथ चलने को तैयार हो, फिर उनको वो सोशल मीडिया दिखाइए जो देखना आज के बच्चे के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप उसको साइट पे हटा के सोशल मीडिया छीन कर, उससे पाबंदियां लगाकर और लिमिटेशन करके, यू कांट डू दैट। आप रोक लेंगे, बाहर मोहल्ले में जाएगा, कॉलोनी में जाएगा, वो क्लब में जाएगा, वो स्कूल में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहाँ कहाँ आप उसको रोकेंगे? 24 घंटे आप उसके साथ नहीं रह सकते। हाँ, दे दीजिए हाउ टू यूज दैट, व्हाट टू यूज दैट, और कितनी देर तक यूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने कहा डिजिटल लिटरेसी है ये, जैसे इमोशनल लिटरेसी है इस तरह डिजिटल लिटरेसी भी है। आज तक ये पढ़ाई नहीं जा रही। नहीं सर, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि भाई आपने कैसे जो है इस माशरे में जो है सिविक सेंस भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है चलना कैसे है, बच्चों को लेकर चलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ फराज साहब, इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बहुत फ्रूटफुल रहा है और बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि तमाम हमारी जो ऑडियंस है उनके छोटे छोटे सवाल हैं उनका जवाब हम लोग डिफरेंट कंटेंट के ज़रिए दें। तो हमारा आज टॉपिक था इमोशनल सेंस जो होती है और इमोशंस के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं, और टॉलरेंस जो होती है जो एग्जिस्ट करती है, मगर हम नहीं चाहते कि हमारे इर्द गिर्द भी टॉलरेंस नजर आए, क्योंकि हम किसी को टॉलरेट करना चाहते ही नहीं है। कुर्सी की जंग होती है सारी, पॉलिटिकल कहते हैं ना कि पावर की जंग है, किसके पास ज़्यादा पावर है, वही सारा कुछ बना होता है। तो कुर्सी किसी की नहीं होती, जो अच्छा काम करे उसी की कुर्सी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से, जहां क्रॉनिक पेन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा जो है देखा जा रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके सर में बहुत क्रॉनिक पेन है या कमर में बहुत पेन है, जोड़ों में बहुत दर्द हो रही है, और इसके साथ साथ आर्थराइटिस की जो है रोज़मर्रा के कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आर्थराइटिस होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके साथ साथ शैटिका का भी पेन बहुत ज़्यादा जो है, ये लफ्ज़ तो बहुत सुना है, मगर पेन की असल वजह क्या होती है कि लोग जो हैं बिल्कुल उनकी बॉडी जो है
ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے کولیپس کرنا شروع ہو جاتی ہے, اور پین مینجمنٹ کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا میڈیکیشن لینی چاہیے یا انجیکٹیبلز لگوانے چاہیے, یا اس کے لیے کوئی ایکسرسائزز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے جو کہ باڈی جو ہے جب ڈیکمپوز ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کی ڈیکے کرنا شروع ہو جاتی ہے تو کیا وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے تاکہ آپ رول آؤٹ کر سکیں کہ درد کی اصل وجہ کیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس درد کو جو ہے اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. کچھ دردیں جو ہوتی ہیں وہ اندرونی ہوتی ہیں, کچھ دردیں جو ہوتی ہیں وہ بیرونی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر شہزاد انور جو ہیں پین مینجمنٹ ایکسپرٹ آج ہمارے شو کا حصہ ہیں, ان سے جانیں گے درد جو ہے اس کو کرب ہم کیسے کریں, اور اندرونی درد اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور بیرونی درد کی سر وجہ کیا ہوتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے درد ہے کیا. درد جو ہے باڈی کا ریئیکشن ہے ٹو اینی انسلٹ, ٹو ٹراما. کوئی آپ کی سرجری ہوئی ہے, کوئی کٹ لگا ہے, کوئی آپ ہرٹ ہوا ہے, کسی نے ہٹ کیا ہے, تو اس کے رسپانس میں باڈی میں انفلیمیٹری مارکر ریلیز ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پہ جو نوسیسیپٹرز ہیں, جو وہ نسیں جو پین کو کیری کرتی ہیں, جو سینسز کو کیری کرتی ہیں, وہ جب سٹیمولیٹ ہوتی ہیں تو دماغ میں جو پارٹس ہیں وہ پین کو پرسیو کرتے ہیں. اب درد دو طرح کا ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں بیرونی درد کی. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ پین کہ, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کرونک پین یا دائمی درد. جو ایکیوٹ پین ہے وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وجہ ریلیٹ کرتی ہے, کسی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی ایک بلیسنگ, ایک رحمت ہے. جو ایکیوٹ درد ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم اس حصے کو ریسٹ دیں, اس کو ٹریٹمنٹ کریں, آئسنگ کریں, واٹ ایور جو بھی موڈیلٹی ہے اس کے لیے میڈیسن دیں, تاکہ وہ حصہ جو ہے وہ ریپیئر کرے اور آپ اپنا نارمل فنکشن کر سکیں. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دائمی درد یا کرونک پین کی بات کریں, تو کرونک پین جو ہے وہ کوئی بلیسنگ یا کوئی رحمت نہیں ہے, اٹ سیلف ایک ڈیزیز ہے, اور اس وقت میڈیکل سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کرونک پین کو مینیج کرنا. کرونک پین کی ایگزامپل جیسے آپ نے انٹرو میں دی کہ جی آپ کی جوڑوں کی دردیں ہیں, ہیڈ ایکس ہیں, بیک پین ہے, نیک کا درد ہے, کندھے کا درد ہے, ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. دائمی درد ہم اس درد کو کہتے ہیں کہ جو درد 3 مہینے سے زیادہ جاری رہے اور اس کی انڈر لائن کاز جو ہے وہ ختم ہو جائے, یا اس کی کوئی انڈر لائن کاز نہ ہو, اس کو ہم دائمی درد کہتے ہیں. اب اگر ہم درد کی دوسری اقسام کی بات کریں, ایک درد کو ہم کہتے ہیں نوسیسیپٹیو پین, یا جس کو ہم کہتے ہیں پٹھوں جوڑوں کا درد. ٹھیک ہے. کہ آپ کا گھٹنا درد کر رہا ہے, آپ کی کمر درد کر رہی ہے, یہ میٹھی یا تھوڑی سی زیادہ درد لیکن پھیلی ڈیفیوز پین ہوتی ہے. اس کو ہم نوسیسیپٹیو پین کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ کے نوسیسیپٹر یا وہ نسیں جو پین کے میسیجز کو کیری کرتی ہیں وہ انفلیم کرتے ہیں یا وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس ایک اور درد ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوروپیتھک پین. نیوروپیتھک پین جو ہے وہ ابھی بہت اچھی طرح سے ہمارے فزیشین نہیں سمجھتے ہیں. نیوروپیتھک پین ایک ڈیفرنٹ درد ہے. جیسے کسی کو آپ نے نام سنا ہوگا ٹرائیجیمنل نیورالجیا, کہ جی چہرے کا اعصابی درد, کہ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی نہ وہ منہ کھول سکتے ہیں, نہ پانی پی سکتے ہیں, نہ سویلو کر سکتے ہیں, کہ جی ٹراٹ پہنتی ہے, کہ کرنٹ لائک شارپ شوٹنگ پین ہے. تو جو نیوروپیتھک پین ہے یہ جو آپ کا نروس سسٹم ہے اس کے 3 حصے ہیں. پیریفرل نروس ہیں جس کو ہم پیریفرل نروس سسٹم کہتے ہیں, آپ کا اسپائنل کارڈ ہے, اور پھر سینٹر نروس سسٹم ہے. تو یہ تینوں جگہ پہ نروز اللہ نے کلیکشن کی ہے, ان کی باڈیز آپ کی گرے میٹر ہے, دین وائٹ میٹر ہے, پھر اسپائنل کارڈ ہے, پھر وہاں سے جو ایگزٹنگ روٹس ہیں یا جو نروز ہیں وہ نکلتی ہیں اور پھر وہ آگے ٹریول کرتی ہیں. ان میں سے کسی بھی جگہ کی انجری ہو جائے, ڈس فنکشن ہو جائے, تو اس کی وجہ سے جو درد ہوگی یہ درد عام نوعیت کا نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ کو سینسیشنز فیل ہوں گی, وہاں پہ آپ کو نمنس ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹچ کرتے ہیں تو مریض کہتے ہیں کہ یہاں پہ سوئیاں یا جلن سی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا ٹچ کرنے سے زیادہ درد ہوگی. تو یہ وہ درد ہے جو عام درد نہیں ہے. اور اسی طرح ان دونوں کی جو مینجمنٹ ہے, ان کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے.
अच्छा, अगर किसी को घुटनों की, जोड़ों की दर्द है, कमर का दर्द है, तो उसके लिए हम मोस्टली पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ज़्यादा ज़रूरत हो तो साथ स्टीरॉइड्स दे देते हैं, जेल्स भी दे देते हैं कि आप लगा लें। लोटोपेलेपी, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी की ठीक किस्म है, है, टॉपिक ठीक है। है। जबकि न्यूरोपैथिक पेन में अगर हम ये चीज़ें देंगे तो मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए हमें डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें गैबापेंटिनॉइड्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स हैं, कि वो जो नर्व की इन्फ्लेमेशन है या जो उसकी इंजरी है उसको ट्रीट किया जाए। तो ये एक मोटा मोटा सा तारुफ बैरूनी दर्दों का। बैरूनी दर्दों का। अच्छा, आपने बताया कि ट्रीटमेंट जो है दोनों की डिफरेंट होती है। पेन हो रही है, रूल आउट नहीं हो रहा, तो इसमें जो टेस्ट होते हैं वो आप कौन कौन से करवाते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी बीमारी के लिए पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री है, कि आपने मरीज़ से पूछना है कि कब, ड्यूरेशन क्या है, उसकी शिद्दत कैसी है, प्रोवोकेटिव रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, कोई डाइटरी इफेक्ट है, कोई डायर्नल चेंजेस हैं, कि कुछ दर्दें हैं जो रात में बढ़ती हैं। अगर हम गर्दन की दर्द बात करें या कंधे की, मरीज़ जब रात को लेटता है तो कहते हैं जी शदीद दर्द होती है, ठीक है। कमर का दर्द है, मरीज़ या अक्सर ख्वातीन कहती हैं जी सुबह जब सो के उठती हैं तो कमर शदीद अकड़ी होती है, 2-2 घंटे सीधा नहीं हुआ जाता। तो ये जो हिस्ट्री है ये आपको बताती है कि उसकी कॉज क्या हो सकती है। इसके अलावा वो पेन, जैसे जो पट्टों जोड़ों का दर्द है या घुटने का दर्द है, एक मैं एग्जांपल देता होता हूँ अपने फेलोज़ को, कि बहुत सारे लोग हमारी प्रैक्टिस में आते हैं जिनको कहते हैं जी हमें घुटनों का दर्द है, और हमारे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि जी आप इंजेक्शन लगवा लें नी में या नी रिप्लेसमेंट की तरफ लोग लेके अब एक जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल जो आपके लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी है, घुटने का वो दर्द जो चलने से बढ़े, खड़े होने से बढ़े, उसकी वजह तो घुटने में है। बहुत सारे केसेस में होता है कि जी आप आधा घंटा बैठे हैं, घंटा बैठे हैं, आपने ट्रैवल किया है, आप गाड़ी से निकले हैं, आपकी टांगें नहीं चल रही, घुटनों में दर्द है, आपने 10 कदम चले, आपके घुटने, आपका चलना बेहतर हो गया। अगर ये घुटने का दर्द होता तो चलने से, क्योंकि घुटना उस वक्त उस पर बोझ या लोड होता है जब आप उठ के खड़े होंगे या चलेंगे, तो जब आप चलते हैं अगर दर्द बेहतर हो रहा है, खा वो दर्द घुटने में आ रहा है, वो दर्द घुटने का दर्द नहीं है, वो रेफर्ड पेन है। और घुटने में दर्द कहाँ से रेफर हो सकता है? आपके कूल्हे से हो सकता है, कमर से हो सकता है, आपकी कमर, ये थाई के पीछे जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, वहाँ पे अगर कोई मसल स्पैज़म है, उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो ये सारे का सारा दर्द है घुटने में आ सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है हमारे फिजिशियंस को भी और आम पॉपुलेशन को भी। अगर आपका घुटने का दर्द खड़े होने या चलने से बढ़ रहा है तो घुटनों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर वो चलने से बेहतर हो रहा है, बैठने से बढ़ रहा है या सुबह उठने पे बढ़ता है, फिर चलते हैं तो बेहतर होता है, तो आपका वो दर्द कहीं और से आ रहा है, वो उस जगह को ट्रीट करने की ज़रूरत डॉक्टर है। शहजाद, अक्सर सुना है जो ख़वातीन एपिड्यूरल लगवाती हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, वो कहती हैं इसका दर्द सारी ज़िंदगी नहीं जाता। तो ये जो एपिड्यूरल का दर्द है, ये क्या गलत इंजेक्टेबल लगने से लगता है या गलत जगह लगने से लगता है, या होता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 90% ख्वातीन जो आती हैं हमारे पास कि जी वो ऑपरेशन हुआ, स्पाइनल इंजेक्शन लगा या नॉर्मल डिलीवरी हुई, पेन फ्री करने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा। ट्रस्ट मी, किसी एपिड्यूरल या किसी स्पाइनल इंजेक्शन की वजह से कभी दर्द नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के थंब इम्प्रेशन के साथ दे सकता हूँ। होता क्या है प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल स्पाइन है, अल्लाह ने उसमें 3 कर्व्स रखे हैं। नेक में लोडोसिस है, ऐसे खम खा रही है। आपकी जो छाती है उसमें काइफोसिस है, वो ऑपोजिट खम खा रही है। देन लंबर लोडोसिस है कि जो आपकी लंबर या निचली कमर के मोरे हैं वो फिर आगे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर हमारा पेट ऐसा है तो इस पर कोई ख़ास प्रेशर नहीं है, जैसे जैसे पेट बढ़ेगा तो क्या होता जाएगा, स्पाइन आपकी थोड़ी सी वो ओवरलोड हो होगा। जाएगी। और दूसरा होता क्या है कि हमारे यहाँ मिथ्स हैं कि जी किसी को प्रेगनेंसी हमल हो गया तो तू काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, हम बीमार समझते हैं, बेड रिडन कर देना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कमर के सपोर्टिंग मसल्स हैं वो जब इस्तेमाल नहीं होते तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता मसल फाइबर जो है वो फैट से रिप्लेस हो जाता है। मसल फाइबर फैलता और सुगड़ता है, जो फैट या चर्बी है वो जमूद करती है।
تو وہ جب پریگننسی سے فارغ ہو گئے، آپ وہ 6 ویکس کے بعد چھیلے سے باہر نکل آئیں، جب روٹین کے کام شروع کرتے ہیں تو بیک کے مسلز میں نہ ٹون ہے نہ پاور ہے، پلس وہ انفلیمڈ ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کمر میں درد ہوتا ہے. تو میک شیور کہ کوئی اسپائنل، کوئی بس وہ کہتے ہیں ایپیڈیورل، ایپیڈورل لگ گیا درد ہو گیا، ایپیڈورل نہ لگوانا ہے، ایپیڈورل سے تو تم ساری زندگی کمر کی درد سے بیٹھ جاؤ گی. قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کی میں نے آپ کو پیتھوفیزیولوجی بتا دی کہ کمر میں درد ڈلیوری کے بعد یا ملٹیپل ڈلیوریز کے بعد کیوں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسپورٹس انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے اسپورٹس مین تو خیر کافی زیادہ، کیونکہ ان کی پلینگ ایسی ہے جس طرح وہ کھیلتے ہیں. اسپورٹس انجری جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نارمل لائف میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اثر ضرور رہتا ہے. ہیمسٹرنگ انجری کی بات کریں یا آپ کے نیچے ٹو انجریز ہیں یا آپ کے پاؤں کے نیچے والی جگہ منسکل انجریز ہیں، تو اس کے لیے ایکسرسائزز کرنی چاہیے یا فزیوتھیراپی کروانی چاہیے یا آپ کو کوئی میڈیسن لینی چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جیسی کنٹریز میں یا ہماری سوسائٹی میں سپورٹس انجری زیادہ کیوں ہیں. حالانکہ سپورٹس کم ہے. ویسٹرن نیشنز، آسٹریلیا، دے آر دی بیسٹ سپورٹنگ نیشن. وہاں آپ کو ان کے ورلڈ کلاس ایتھلیٹس اتنے ڈیسک پہ یا باہر بینچ پہ نظر نہیں آتے جتنے ہمارے ایتھلیٹس نظر. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پراپرلی وارم اپ ہوئے بغیر مین سٹریم ایکسرسائز یا مین سٹریم سپورٹ شروع کر دیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ اپنے بچوں سے یہ ہے کہ پلیز کوئی بھی ایکٹیویٹی، آپ نے جم میں جانا ہے، آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے، ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، یا سپورٹس ایکٹیویٹی ہے، آپ نے باؤلنگ کرنی ہے، آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے، تو 20 سے 25 منٹ پراپرلی وارم اپ ضرور ہوں. اور بہت آسان ہے کہ آپ تھوڑی سی رننگ کر لیں، تھوڑی برسک واک کر لیں، تھوڑی سی وہ جیسے اسکول میں ہمارے زمانے میں پی ٹی ہوتی تھی کہ آپ اسٹریچنگ کر لیں. تو اس کے بعد آپ جب کریں گے تو سپورٹس انجریز کا جو فگر ہے وہ نیچے آ جائے گا. دوسرا، اگر سپورٹس انجریز ہو گئی ہیں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خالی سٹرین یا سپرین یا کھچاؤ ہے تو وہ تو ریسٹ سے، اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن سے اور اس کو ریسٹ دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کوئی ٹیئر ہے، کوئی لیگامنٹ کا رپچر ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کی پراپر ایویلویشن کرنی ہے. اور اس کے لیے جو موسٹ کامن ٹیسٹ ہے وہ MRI ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس جگہ پہ ہے اور اس میں کتنا ڈیفیکٹ ہے. تو اگر ڈیفیکٹ چھوٹا ہے تو آج کل جو نئی میڈیکل سائنس ہے جس کو ہم ریجنریٹیو میڈیسن کہتے ہیں، جس میں PRPs اور یہ سارا کچھ ہے، اسٹیم سیلز ہیں، تو وہ اگر ہم پراپرلی ٹرینڈ فزیشین سے کروائیں گے تو وہ لوکلی جا کے الٹرا ساؤنڈ یا امیج کے ساتھ وہ انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ریجنریٹ کر جاتا ہے. اگر وہ ٹیئر بڑا ہے یا کمپلیٹ ہے تو پھر اس کی سرجیکل کریکشن ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو، اور وہ جو اولی بات کہ جی وہ کیوں ہمارے اسپورٹس مین یا ہمارے بچے کیوں سفر کرتے ہیں لائف لانگ، کہ وہ اپروپریٹلی ٹریٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اس کو پرولونگ لے جاتے ہیں، اس کو پرولونگ کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بھی مجھے بتائیں کہ آرتھرائٹس کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ ویل چیئرز میں نے دیکھے ہیں بہت زیادہ. آرتھرائٹس کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کا جو 60 سے جو 70 کی ایج ہوتی ہے وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. تو آرتھرائٹس کا کوئی باقاعدہ مکمل علاج ہے؟ ڈیفینیٹلی. ہم 2 طرح کا آرتھرائٹس ہے. ایک آرتھرائٹس ہے جو زیادہ کامن ہے اولڈ ایج میں، جس کو ہم ڈی جنریٹیو یا اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، کہ جو ہڈیوں کی ویئر ٹیئر اور اس کی وجہ سے ایک ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے. دوسرا جو زیادہ خوفناک آرتھرائٹس ہے اس کو ہم گینٹیا یا ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں. اس کا انسیڈنس ایک تو فیمیلز میں زیادہ ہے، ارلی ایج میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہماری سوسائٹی میں متھ یہ ہے کہ جی آپ کی فیملی، آپ کا ایون فیملی فزیشین، دے ہیو نو کلو کہ اس کی ارلی انٹرونشن سے لائف لانگ ڈسیبلٹی، جس کی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ، آپ تو 50s 60s 70s کی بات کر رہے ہیں، روماٹائڈ آرتھرائٹس والے پیشنٹ ہم نے ارلی 40s میں ویل چیئر پہ دیکھے ہیں، ان کی نی کولیپس کر جاتے ہیں. تو اگر کسی کو صبح اٹھنے پہ ہاتھوں میں کھچاؤ ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہے، کمر میں کھچاؤ ہے، اور یہ کھچاؤ اور درد آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کھچاؤ ہوا، آپ اٹھ کے چلے واش روم تک گئے، کچن تک گئے، ٹھیک ہو گیا، اس کا نہیں. لیکن جو کھچاؤ
या स्टिफनेस या सोरनेस खासकर कमर में और हाथों में आधे पौने घंटे से ज़्यादा रहे तो ये पहली अलामत है रूमाटाइड आर्थराइटिस या गैंठिया की। ठीक तो है। आपको फौरी तौर पे आपका जो भी नियरेस्ट रूमाटोलॉजिस्ट है, मैं बार बार कहूँगा, मेरे दोस्त नाराज़ भी होंगे मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि ये ऑर्थोपेडिक का डोमेन नहीं है, ये रूमाटोलॉजी का डोमेन है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हो क्या रहा है कि बॉडी खुद से फाइट कर रही है, ठीक है। एंड किसी भी रीजंस की वजह से, गला ख़राब होने की वजह से या किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है कि वो जॉइंट्स और बाकी बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक जिससे है। वो तबाह होना, स्वेलिंग और वो शुरू हो। अगर इसको जल्दी पकड़ा जाएगा तो इलाज इसको प्रॉपर मुमकिन है। पेन किलर, डिजीज मॉडिफाइंग और आर ए फैक्टर जो है वो आप जी। करवाएं अपना, देखें। देखें आर ए फैक्टर जो है वो 60% पॉजिटिव है, ठीक है। और 40% सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस ठीक। होता है। Thank तो you so सिम्टम्स आर द की। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद अनवर, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंप्लीट। आज उन्होंने आपको बताया है कि जिन जिन को दर्द होती है वो क्यों होती है, और जिस्म के जिस हिस्से में दर्द होती है उसका हल जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, नियो पाकिस्तान पे, और जाके हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और आप रिकैप भी देख सकते हैं उनका। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।